अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नॉवल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। अभी 12 बजने में पूरे 12 मिनट और 15 सेकंड बाकी थे, पर वक्त था कि जैसे कटने में ही ना आता था। ये सोच सोच कर उसका ब्लड प्रेशर बढ़े चले जा रहा था कि आखिर वो क्या बात है, क्या राज है जो इरशाद फुप्पो बताने वाली हैं। इरशाद फुप्पो जब भी कराची से आती थीं, अपनी पोटली में ढेर सारी बातें, राज, सच, झूठ, साजिशें और मंसूबे सब बांध लाती थीं। बचपन से ऐसा ही होता आ रहा था। इस वक्त तो उसे इनकी बातों से कोई सरोकार ना था, पर अब मामला कुछ और ही था। ये उसके मुस्तकबिल का सवाल था। और फिर ऐसा ही हुआ। इरशाद फुप्पो ने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने गर्दन मोड़कर घड़ी की जानिब देखा। सामने दीवार पर लटकी इस घड़ी के मुताबिक अब भी 12 बजने में कुछ सेकंड बाकी थे कि दस्तक फिर हुई। 1 2 3। उसने एक झटके से दरवाज़ा बा किया। सामने इरशाद फुप्पो की मुस्कुराती सूरत थी। इंतज़ार कर रहा था ना मेरा? उन्होंने प्यार से उसके रुखसार पर अपना हाथ रखा और उसने झट अपनी गर्दन हिला दी। वो बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रहा था। वो अपना बड़ा सा सफ़ेद सूती दुपट्टा सलीके से संभालती कमरे में दाखिल हुई। अरे ये क्या अरसम, तुमने कमरे की सफाई नहीं की क्या? सांभली नहीं आई थी? यकीनन नीचे से नीचे ही चली गई होगी। ये सांभली भी ना बड़ी ही नाकारा है। देख लेना अब के तेरे अब्बा जी आएंगे ना, इस कम वक्त की तो मैं छुट्टी करवा दूंगी। इरशाद फुप्पो ने कमरे में दाखिल होते ही वावेला किया था। इनकी अबरू पर पड़े बल बता रहे थे कि अब आधे घंटे से कम वक्त नहीं लगेगा इनको मामूल पर लाने में। पर उस दिन अजीब ही हुआ कि इरशाद फुप्पो को जैसे ब्रेक सा लगा। अरसम ने ज़रा चौंक कर उन्हें देखा। लो, जो बात करने आई थी वो तो रह ही गई। अरसम ने सुकून का सांस भरा। वो अब उसके बिस्तर पर बैठ गई थी। तभी उनकी नज़र उसके मैले कपड़ों पर पड़ी जो अभी थोड़ी देर पहले ही उसने नहाकर बिस्तर पर फेंके थे, और गीला तौलिया भी। अरसम ने अपना सर ही पकड़ लिया। देख अरसम, ये फोहड़ वाली हरकतें ना किया कर बेटा। तू जानता है कि मुझे कितनी कोफ्त होती है गंदगी देखकर। अभी आप कुछ कह रही थी ना इरशाद फुप्पो? वो जल्दी से उनके सामने स्टूल खींचकर बैठा। पहले ये पकड़। उन्होंने चुटकी से गीला तौलिया उसकी जानिब किया जिसे उसने लपक कर दबोच लिया। हाँ, मैं कह रही थी कि भाई जी से मैंने बात तो कर ली है और वो राज़ी भी हो गए हैं। अभी उनकी बात अधूरी थी कि वो चिल्ला उठा, ताया जी मान गए? इरशाद फुप्पो उसको यूं दीवानों की माने चिल्लाते देखकर हंसने लगी। वो वाकई बहुत खुश था। आज कितने दिनों बाद उसका दिल खुशी से हुमक रहा था। सुबह से ही बादल घिर घिर आ रहे थे। मौसम किस कदर खुशगवार हो गया था। सुनो, क्या तुम आज मेरे साथ लंच कर सकते हो? उसकी नशीली आंखों में एक अदा थी। वो मुस्कुरा दिया। कमरे में चिप्स खाने की कड़कड़ाहट गूंजी थी। तभी ऐन मौका पर वो आ धमकी, कुछ खबर भी है तुम्हें बाउली? निर्माण ने उसकी चिप्स के पैकेट पर हल्ला बोला था। तौबा है निर्माण, इतना अच्छा सीन चल रहा था, इतनी मुश्किल से तो वो लंच के लिए राजी हुआ था। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। निर्माण ने एक नज़र दीवार पर लगे एलईडी पर डाली और जुबान चढ़ाते हुए बोली, देखती रहो अपना ये नहुसत मारा ड्रामा, अब कुछ नहीं बताने वाली। मुट्ठी भर कर चिप्स अपने मुंह में डाले और मरजाना की तो जैसे जान ही निकल गई। ए मोटी, मेरे सारे चिप्स खा गई। उसने चिप्स का पैकेट उसके हाथ से झिपटा। तभी निर्माण ने अपने वजूद पर एक तायराना नज़र डाली। तुमसे सिर्फ 56 किलो ही ज़्यादा वजन है, तो तूने मोटी किसको बोला? वो अब बाकायदा नाराज़ हो गई थी। तभी मरजाना ने प्यार से उसके गिर्द जफ्फी डाली। बोलना मेरी गल्लो, क्या खबर लाई थी दरबार से? दफ़ा हो, जब सर पकड़ कर रोएगी ना तब पता चलेगा। वो तेरा शहजादा सलीम उड़नछू होने के प्रोग्राम बना रहा था। वो खफगी से नाक फुलाते बोली और एक हाथ से परे धकेला। ओप्स, नॉट पॉसिबल। उन्होंने मुझसे खुद कहा है कि वो अब्बा जी के साथ पार्टनरशिप करेंगे। और मेरी गुल्लू तू बता, तू तेरा राजकुमार कब एंट्री दे रहा है? उसके कहने पर निर्माण के चेहरे पर रंग सा आया। चल दफ़ा हो, ताया अब्बा कह रहे थे कि अच्छा लड़का है, उसे अगर आगे पढ़ाई का शौक़ है तो ज़रूर पूरा करे। अभी इनके दिल इतने तंग नहीं है कि उसकी मदद ना करें। अभी उसका बुलेटिन जारी था कि मरजाना ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। निर्माण, सच्ची से तेरी बड़ी बुरी आदत है, एक बात पूछूं ना तो पूरी खबर ही सुना डालती है, वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। उसने एक बार फिर अपनी तवज्जो स्क्रीन की जानिब मबसूल की और निर्माण फिटे मुंह का इशारा करती उसके पास से उठी। अभी ये खबर उसे आगे भी पहुंचानी थी। मियाँ आफ्ताब गुड़ वाले को अपनी बिरादरी पर बड़ा गरूर था। ये इनके पुरखों की तरबियत थी कि उन्होंने ख़ानदानी रवायात को हमेशा बरकरार रखा था। वक्त के साथ साथ इनके घर तो दूर होते चले गए थे, लेकिन दिल आज भी जुड़े हुए थे। मियाँ आफ्ताब गुड़ वाले ख़ानदानी तौर पर तो गुड़ बनाने और उसकी तिजारत किया करते थे, पर वक्त की रफ्तार ने इनके कारोबार को बदल कर रख दिया। आज मियाँ आफ्ताब गुड़ वाले खुद बड़े बाज़ार में
ایک مصروف تاجر تھے، ان کے یہاں اناج کا کاروبار ہوتا تھا، یہ کام خوب منافع بخش تھا۔ میاں آفتاب کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ دوسرے نمبر کے بھائی افتخار بیرون ملک مقیم تھے، پر ان کے دونوں بچوں کی شادی بھی خاندانی روایات کے مطابق برادری میں ہی ہوئی تھی، جبکہ تیسرے نمبر کے بھائی مہتاب کی ایک بیٹی نریمان، جو آفتاب کی بیٹی مرجانہ کی ہی ہم عمر تھی۔ مرجانہ کی نسبت بچپن سے ہی سب سے چھوٹے بھائی میاں شاداب کے بڑے سپوت فراز سے طے تھی۔ نریمان کی بڑی بہن سدرا میاں انتخاب کی بہو تھی۔ ان کے خاندان میں ایک دوسرے سے رشتے اس طرح سے جڑے تھے کہ انہیں سمجھنے کے لیے ایک لغت چاہیے تھی کہ کس کی بیٹی اور کس کا بیٹا، کس کا باپ اور کس کا بھائی۔ ایک نریمان ہی تھی جسے ان خاندانی روایتی رشتوں پر اعتراض تھا، اور یہ بھی اتفاقی تھا کہ پورے 21 برس کی ہونے کے باوجود تاریخ گواہ تھی کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ نریمان کا جوڑ اب تک دستیاب نہ ہو سکا تھا۔ گڑ والے پورے خاندان میں چھان پھٹک تو کر چکے تھے، پر فربی مائل نریمان عرف گلو ابھی تک تلاش رشتہ کی فہرست میں شامل تھی۔ پر وہ بہت خوش تھی۔ مرجانہ کو فراز کے لیے پریشان اور ہلکان ہوتا دیکھ کر اسے چڑ سی ہوتی۔ اس کے خیال میں مرجانہ جیسی پیاری لڑکی کے لیے وہ نئے زمانے کا وحید مراد بالکل نامناسب تھا۔ یہ بھی بھلا کوئی جوڑ تھا؟ مرجانہ کی رنگت گلابی مائل دودھیالی اور فراز گندمی رنگت کا چڑچڑا، اپنے آپ کو شاہ رخ خان سمجھتا۔ مرجانہ کی بھوری مائل بڑی بڑی روشن آنکھیں اور فراز کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں جو اکثر غصے سے سکڑی رہتی تھیں، اوپر سے اس کے نخرے توبہ توبہ، جیسے کہیں کا راجہ اندر ہو، وہ بھی کرائے کے محل والا۔ مرجانہ کے ہلکے بھورے بال اور فراز کے کالے گھنگریالے پورے نسرین چچی یعنی اپنی ماں پر گئے تھے۔ مزاج بھی انہی کی طرح تھا، چڑچڑا، خڑوس، بد مزاج۔ نریمان اسے انہی ناموں سے اکثر پکارتی تھی۔ اب یہ کوئی مرجانہ کے دل سے پوچھتا کہ فراز میاں ہیں کیا؟ بچپن سے اس کے من کا راجہ اور وہ اس کی رانی۔ اس قدیم طرز کے بنے گھر کے در و دیوار اپنے اندر بہت سے راز چھپائے ہوتے تھے۔ آج بھی کبھی فضا میں ان آہوں سسکیوں سے گونج اٹھتی جو برسوں پہلے اس گھر کی تاریخ پر ثبت ہو گئی تھیں، تو نور جہاں بیگم کا دل دہل جاتا۔ وہ ماضی کی داستان کو دہراتے ہوئے بھی لرز جاتی تھیں۔ ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنا دم خم نہ رہا کہ وہ سب کے سامنے اکڑ کر کروفر کے ساتھ حکم صادر کرتیں۔ انہیں تو بس خوف تھا کہ قبر کی آغوش میں ان کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا جائے گا۔ کیا وہ واقعی کسی اچھے سلوک کی اہل تھیں؟ اماں، آپ کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے۔ میاں آفتاب نے کمرے میں آ کر جھانکا اور اپنے بستر پر سمٹی سمٹائی نور جہاں بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ذرا سا سر اٹھا کر اپنے سب سے بڑے فرزند کو دیکھا، لمبا چوڑا گھبرو جوان سا آفتاب، جسے وقت نے کتنا تبدیل کر دیا تھا۔ یہ کیسا دکھ تھا جس نے ان کے پیارے بیٹے کے سارے بال سفید کر ڈالے تھے۔ اتنی عمر تو نہ تھی اس کی، ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اگر میں نہ آپ سے پوچھوں تو شاید آپ دوا بھی نہ لیں۔ انہوں نے بڑی محبت سے سائڈ ٹیبل سے ان کی دوائی اٹھائی اور گلاس میں پانی اڈیلا، پھر انہیں سہارا دے کر بٹھایا اور دوائی کھلائی۔ اماں، وقت پر دوائی لیا کرے نا، خیر یہاں فرصتی کس کو ہے کہ آپ کو دوائی ہی کھلا دے، کہہ کر خود ہی مسکرا دیے۔ وہ ان کے شانے سے لگ کر سسکنے لگی۔ اماں، کیا کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ نہیں میرے بچے، مجھے کسی نے کیا کہنا ہے، یہ تو میرے اپنے۔ میاں آفتاب نے ان کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اماں، بار بار ایسی باتیں یاد کر کے اپنا جی کیوں ہلکان کرتی ہیں؟ جو گزر گیا سو گزر گیا، اب بھول بھی جائیں اسے۔ اماں، آپ ہی کے کہنے کے مطابق ہی تو اب سب کر لیا ہے نا۔ انہوں نے اپنی نم آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور نور جہاں بیگم کو احتیاط سے بستر پر لیٹایا، ان کی پیشانی چومی اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ اسے کالج کے لیے دیر ہو رہی تھی، فائنل امتحانات نزدیک ہی تھے، پھر بھی کالج جانا مجبوری تھی۔ داخلہ کارڈ بھی تو لینا تھا۔ اس نے جلدی جلدی سے ناشتہ کیا اور بھاگم بھاگ یونیفارم پہنا۔ ارے بیٹا، اپنے ابا جی سے پوچھ لیا تھا کہ نہیں، انہیں کہیں دور جانا ہے، تمہارے کالج نہیں جا سکتے، اور ہاں کالج سے آتے وقت درزی سے گڑیا کے کپڑے بھی لیتی آنا۔ تمہارا بھائی تو نرا احمق ہے، کہو کھیت کی تو سنتا ہے کھلیان کی۔ مجھے اس لڑکے پر رتی بھر بھروسہ نہیں۔ اندلیب کی اتنی سی بات پر ہی اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ امی جی، کوئی اور بھی کام ہو تو وہ بھی لگا دیں، راستے سے اسکول سے گڑیا کو بھی لیتی آؤں، اور حنان کے اسکول میں چکر لگا لوں، ہو سکتا ہے اس نے وہاں کوئی کارنامہ انجام دیا ہو تو میری ضرورت پڑے۔ ایک تو تم دونوں باپ بیٹی کے مزاج ہیں کہ ملتے ہی نہیں۔ ایک ماں بیچاری ہے نا، گھن چکر بنی رہتی ہے، تم لوگوں کو کیا؟ انہوں نے گندے کپڑوں کا ڈھیر اٹھایا اور صحن کی جانب بڑبڑاتی چلی گئیں۔ تبھی اوپر سیڑھیوں سے فراز اترتا نظر آیا۔ اس کی تو باچھیں ہی کھل گئیں۔ نیلی جینس اور سفید ٹی شرٹ میں آنکھوں پر دھوپ کے چشمے لگائے وہ کتنا حسین لگ رہا تھا۔ وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ ویسے یہ تو ہے مرجانہ، تمہارا ہینڈسم تو مست ہے۔ نظر نہ لگانا میرے ہینڈسم کو۔ سبل کی ریمارکس پر وہ چیخ پڑی تھی۔ ارے بیٹا، تم جا رہے ہو تو مرجانہ کو اس کے کالج چھوڑتے جانا۔
अंदलीब ने उसे देखते ही कहा तो वो मुस्कुराता हुआ उनकी जाने बढ़ा। जी ताई, मैं ज़रूर मर्जाना को कॉलेज ले जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। वैसे तायाबा नजर नहीं आ रहे। अरे बेटा, इन्हें एक ज़रूरी काम से मंडी जाना है। अब कहाँ इसका कॉलेज और कहाँ मंडी। अरे मर्जाना, उन्होंने सहन में रखी वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हुए बताया और उसे सदा लगाई। वो जो उसे बड़ी महविया से कमरे के दरवाजे पर खिड़की से टिकटिकी बांधे देख रही थी, अचानक चौंकी और दौड़कर सहन में उतरी। फराज ने उसे चलने का इशारा किया। अंदलीब ने उसे दिल से दुआएं दी। तभी ऊपर से नसरीन चची का चेहरा उभरा। उन्होंने नागवारी से इन दोनों को साथ जाते देखा। वैसे बच्ची तो नहीं हो तुम, अकेले भी जा सकती थी। आजकल लड़कियां क्या नहीं करती। एक हमारे ही खानदान वाले हैं जो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं। बाइक स्टार्ट हुई और वही पुराना राग वो सुनाती रही और वो दबी दबी मुस्कुराहट से सुनती रही। अरसम रात बस में सवार हुआ था। इरशाद फुप्पो ने इतने से देर के सफ़र के लिए भी ना जाने क्या कुछ बांध लपेट कर साथ कर दिया था। रास्ते में सफ़र की कोफ्त, मुसाफरों के खराटे और बराबर वाले चचा के मुंह से आती बास। उसका तो सफ़र दोबर हो गया था। बेचारे कम सुनते थे, लिहाजा हर बात उसके करीब आकर पूछते और अरसम का तो जी मतलाने लगता। अल्लाह अल्लाह करके सफ़र कटा था। और जब भी इरशाद फुप्पो के साथ आता, कोई ना कोई इन्हें लेने बस स्टैंड पर मौजूद होता था। पर आज अकेले में ये परेशानी, ऊपर से थकन। बड़ी मुश्किल से एक रिक्शे वाले को राज़ी किया। बस स्टैंड से PIB कॉलोनी का रास्ता इतना दूर भी ना था, पर ना जाने क्यों इतना तवील लग रहा था। मौसम खासा खुशगवार था, पर दिल, वो सोचता जा रहा था, शायद रास्ता भूल गया या बहुत कुछ बदल गया। वो ज़रा गौर से इधर उधर देख रहा था कि सड़क से कौन सी गली में मुड़ना है। तभी उसे देखकर उसका दिल बेचैन हुआ। मरजाना लबों से निकला और बाइक पर साथ बैठे फराज को देखकर उलझन सी हुई। ये बंदा कभी मरजाना के साथ भला ना लगा था। उसने ज़रा बुरा सा मुंह बनाया। भाई, PIB तो आ गया, अब किधर चलना है। रिक्शे वाले ने आवाज़ दी तो उसने इस गली की जानिब इशारा किया जिधर से इन दोनों को निकलते देखा था। बहरहाल रास्ता तो ज़रा आसान हुआ था, वरना ढूंढता ही रह जाता। सुबह से ही नरीमान बावर्ची खाने में लगी हुई थी। खाने पकाने से ज़्यादा उसे खाने में दिलचस्पी थी कि ये इसका शौक भी था। जब भी अफरासियाब दुबई से कराची आता तो दोनों बहन भाई शहर भर के होटलों, रेस्टोरेंट्स और ढाबों के चक्कर लगाते। लेकिन इस बार मामला पेट से ज़्यादा दिल का था और उसका दिल तो कब से अरसम पर आ चुका था, पर उसके दिल की आवाज़ को कौन सुन सका था। कोफ्ते, आलू के पराठे, दाल चावल और कस्टर्ड, सब कुछ उसने कितने दिल से बनाया था। ए लड़की, पूरे हफ्ते का एक ही दिन में पका डाला। तेरी तो मत मारी गई है। अरे अरे अम्मा जान, क्या हुआ अगर कुछ ज़्यादा बन गया। एक तो बेटी ने इतने मज़े के खाने पकाए हैं और आप हैं कि नाराज़ हो रही हैं। उसने अपने दुपट्टे से पसीना साफ किया। नसीमा बेगम ने चिढ़कर अपनी लाडली को देखा, जिसका रुख बावर्ची खाने की जानिब कम कम ही होता था। पर आज इतने में अंदलीब बावर्ची खाने में दाखिल हुई और सलाद का सामान स्लेब पर रखा। नरीमान बेटा, सलाद मैं बना लेती हूँ, तुम सुबह से हलकान हो रही हो। थैंक यू ताई जी। नरीमान ने प्यार से उनका रुखसार थपथपाया। आपने समझाया नहीं इस लड़की को, अरसम कोई मेहमान थोड़ी है। और फिर इरशाद भी तो नहीं आई, वो तो घर की बेटी है। पर अरसम तो, उनकी बात अधूरी रह गई कि मरजाना ने बावर्ची खाने में झांका। अरे वाह, बड़ी खुशबू आ रही है। उसका चेहरा खिल उठा था। तुम ही कुछ अपनी बहन से सीख लो। जानती भी हो कि तुम्हारी नसरीन चची को तुम्हारे फोड़पन से किस कदर चिढ़ है। अंदलीब ने बुरा सा मुंह बनाया और सलाद के पत्ते धोने सिंक पर खड़ी हो गई। आप चची की बातों का बुरा ना माना करें, ऊपर से सख्त नजर आती हैं पर अंदर से नरम है। उसने खीरे का कतना काटा और मुंह में रखा। नसीमा बेगम अपनी जेठानी की जानिब देखा। तफक्कुर की एक लकीर उनके माथे पर उभरी थी। भाभी, मेरी समझ में नहीं आता, नसरीन भाभी का मूड हर वक्त क्यों ख़राब रहता है। पता नहीं शादाब भाई ने इनके साथ गुजारा कैसे कर लिया। सच पूछे तो मुझे तो मरजाना की फिक्र ही रहती है, ना जाने बच्ची का क्या हाल करेंगी। कभी सीधे मुंह बात की नहीं उन्होंने। घर में मेहमानों की तरह रहती हैं और फराज, वो भी माँ के इशारों पर चलता है। मरजाना ने गुस्सीली नज़र नसीमा बेगम पर डाली। बुरा तो बहुत लगा पर खामोश रही। उसने नोट किया था कि नसीमा चची अक्सर उसकी माँ को नसरीन चची के खिलाफ भड़काया करती थी। कहीं ना कहीं वो भी फराज और उसके रिश्ते पर नाखुश थी। वो चुप चुप सोचती इन दोनों की गुफ्तगू सुनती रही। इकलौता बच्चा है ना भाभी, इकलौते बच्चे के बड़े चौंचले होते हैं। इस घर में फराज के ही नाज नखरे उठाए जाते हैं और नसरीन भाभी भी इस तन्हाई की देन है। अंतलीब बेगम ने बड़ी समझदारी से बात संभाली। मरजाना उनसे 100% मुत्तफिक थी, पर नसीमा चची की आदत। वो चुपचाप बावर्ची खाने से निकल आई। दालान से गुजरते उसके दिल से एक आवाज़ उभरी और वो चौंक उठी। क्या वाकई नसरीन चची और फराज। दिल बेतरतीब अंदाज में धड़कने लगा। आंखों में खुद ब खुद नमी सी उतर आई। तभी उसे फराज नजर आया। वो यकीनन अभी बाहर से लौटा था। उसे देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। अरे वाह, तुम तो इधर ही हो। क्या मेरा इंतजार कर रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें जमा थी। गंदमी रंगत धूप की तमाजा से टिमटिमा रही थी। चेहरे पर दमकती खुशी और उसका दिल अब अलग ही अंदाज से धड़क रहा था। क्या हुआ फराज, क्या कोई लॉटरी निकल आई है। लॉटरी ही समझो। उसने उसे दोनों हाथों से थाम कर घुमा डाला।
और वो अरे अरे ही करती रह गई। खुले दरीचों से गुजरते अरसम की नज़र बुलबुलों के इस जोड़े पर पड़ी और उसके कदम थम से गए। चेहरे पर मुस्कुराहट सी उभर आई। बावले दिल ने हुमक कर कहा और सर झटक कर आगे बढ़ा। ताई जी ने खाने का संदेशा भिजवाया था और उसे ताखीर नहीं करनी थी। जिसने भी सुना हैरत से मुंह में उंगली दबा ली। घर की फिजा सोगवार सी हो गई थी। मियाँ शादाब तो मुंह फुलाकर बैठ गए थे कि इकलौते बेटे को किस अरमान से पढ़ा लिखा कर इस काबिल किया था कि अचानक 7 समंदर पार जाने का संदेशा। दुख से उनका दिल भर गया। फराज को तो बस अपने जाने की धुन सवार थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ शादाब? फराज कनाडा जा रहा है। मियाँ आफ्ताब का दिल ही बैठा जा रहा था। कितनी मन्नतों मुरादों के बाद ऊपर वाले ने पहली औलाद अता की थी। इस वक्त मियाँ शादाब ने अस्पताल के अंदर ही नौमौलूद मरजाना को गोद में लेते अपने फराज के लिए मांग लिया था और वो इनकार न कर सके थे कि ये इनकी बिरादरी की रवायत थी। भाई जी, इसने तो मेरी नाक ही कटवा दी है। क्या सोचा था और क्या हो गया? कहता है कि वहां जाकर मुलाजमत करेगा। मियाँ शादाब के कहने पर मियाँ आफ्ताब धप से कुर्सी पर गिर गए। भाई जी, आप फिक्र न करें, हम इसे रोक लेंगे। इनकी अर्क आलूद पेशानी देखकर मियाँ शादाब पेशमान हुए। दिल में आया कि अभी जाकर बेटे को 2 थप्पड़ जड़ दें। पर जवान औलाद, भला तूफान भी रुका है कभी? मैं तो कहता हूँ इन दोनों का पहले निकाह करवा देते हैं। भाई की इस सलाह पर मियाँ शादाब ने उम्मीद भरी नजरों से इन्हें देखा और इनका हाथ थाम लिया। डूबती कश्ती को सहारा मिल गया था। नूरजहां बेगम को अपने दोनों बेटों की इस तजवीज़ पर सख्त एतराज़ था। इनके ख्याल में ये एक जंजीर थी, लेकिन एक बीमार बुढ़िया की सुनता ही कौन? उसे तो यकीन ही ना आया कि ऐसा हो रहा है। वो वाकई फराज की हो रही है, कानूनी और शरई तौर पर। यह एहसास किस कदर हसीन था। कैसे इम्तिहान, कहाँ के इम्तिहान। उसके हवासों पर तो बस फराज ही सवार था। अंदलीब के तो हाथ पांव ही फूले जा रहे थे। पहली बेटी का निकाह और इतनी बहुत सी जिम्मेदारियां। मियाँ आफ्ताब ने घर के हर फर्द ही से कहा था, फिर भी इरशाद फूफो और फिजा फूफो को खबर कर दी गई थी। सिर्फ 2 दिन और इतनी सारी तैयारियां। हफ्ता भर बाद फराज की फ्लाइट थी। उसने नहायत समझदारी से अपने जाने का शेड्यूल तैयार किया था। यही किस्मत का लिखा था कि सब ऐसे ही भाग दौड़ में हो रहा था। अंदलीब ने उसके निकाह के लिए अपना शादी का जोड़ा निकाला था। वो और निरिमान जोड़े का मुआयना कर रही थीं। आतिशी गुलाबी रंग का काम वाला गरारा अब भी पूरी आबोताब से चमक रहा था। तुम खुश तो हो ना मरजाना? निरिमान ने एक नज़र उसके गुलाल चेहरे पर डाली। तुम नहीं जानती मैं कितनी खुश हूँ। फराज के चेहरे पर रोशनी जगमगा रही थी। एक झटके से दोनों रुके। मरजाना को तो सर ही चकरा गया था। आज कितने बरसों बाद बचपन की तरह फराज ने उसे गोल गोल घुमाया था। क्या कोई खजाना हाथ लग गया? खजाना ही समझो। मेरी दिली मुराद बर आई। तुम जानती हो मुझे कनाडा का वीज़ा मिल गया है और अनकरीब परवास कर जाऊंगा। उसने हाथ के इशारे से आसमान की वसतों को जैसे छुआ और वो दंग रह गई थी। उस वक्त तो उसका जी जैसे किसी ने निकाल ही लिया था, पर उस पल की सख्ती अब सुकून का बाइस बनने वाली थी। निरिमान ने उसे झंझोर डाला। कहाँ गुम हो? वो ख्वाब से जागी थी, तभी कमरे में कोई आया। अरे आप! निरिमान ने जल्दी से अपने बिखरे बाल एक हाथ से संवारे। आने वाला अरसम था, जो इरशाद फूफो का संदेशा लाया था। वो इरशाद फूफो को स्टेशन लेने जाना है। ताया जी की गाड़ी की चाबी लेनी है। अरसम इन दोनों को देखकर कुछ घबरा सा गया था। मरजाना ने जल्दी से उठकर गाड़ी की चाबी उसके हवाले की। तभी अंदलीब भी अरसम के पीछे कमरे में दाखिल हुई। अरे अरसम बेटा, तुम इरशाद को लेने तो जा रहे हो ना? रास्ते से दर्जी से कपड़े भी लेते आना। अभी अभी इनका फ़ोन आया, कपड़े तैयार पड़े हैं। पर ताई जी, मुझे तो दर्जी की दुकान का पता ही नहीं। अरे वो हनान को पता है ना, उसे साथ लेते जाना। पर हनान कौन? इन्हें अचानक याद आया। हनान, फराज और आफ्ताब तीनों पकवान वाले की तरफ गए थे, जबकि दर्जी की दुकान स्टेशन के रास्ते में ही थी। अरे निरिमान, तुम चली जाओ अरसम के साथ, गुड़िया को भी साथ ले लेना। निरिमान के तो दिल की कली खिल गई। जी जी, मैं चली जाती हूँ ताई जी। और फिर अचानक उसे याद आया कि उसे तो दर्जी की दुकान का इल्म ही नहीं। ये जानकर तो अंदलीब ने अपना ही सर थाम लिया। इतने काम और ये झंझट। माँ को परेशान देखकर मरजाना का दिल पिसीज गया। आप फिक्र ना करें अम्मी, मैं चली जाती हूँ ना, और गुड़िया को भी रहने दें, इतनी गर्मी में ख्वार होगी। उसके कहने पर उनका मन हल्का हो गया। कार गेट से बाहर निकली तो अरसम के साथ वाली ड्राइविंग सीट पर मरजाना को जाता देखकर गैलरी से झांकती नसरीन चची की नज़रों ने दूर तक ताकुब किया था। और क्या इरादे हैं आपके अरसम? आगे गाड़ी सुबह रफ्तारी से रवां दवा थी। इरादे कैसे? बस अपना मास्टर्स मुकम्मल करना चाहता हूँ, फिर नौकरी करनी है और फिर शादी। उसकी निगाहों में मरजाना का सुरापा नमा भर को उभरा और गायब हो गया। उसने एक गहरी निगाह अपने बराबर में बैठी मासूम सी लड़की पर डाली, जो बचपन से ही उसे पसंद थी। बस यूं ही अच्छी लगती थी, जिसका दिल बहुत खालिस था। ये नसीबों की बात है मरजाना जी, और नसीबों में क्या लिखा है कौन जाने। वो खुलकर मुस्कुरा दी तो वो भी मुस्कुराने लगा। इरशाद फूफो उसे देखकर सदके वारी हुए जा रही थी। रास्ते भर दोनों फूफो भतीजी बातें करती रहीं और वो चुपचाप सुनता रहा।
रात भर बारिश बरसती रही और उसके नैन भी। सब कुछ किस कदर जल्दी में हुआ था, पर बहुत अच्छा हुआ था। आखिर को मियाँ आफ्ताब गुड़ वाले की पहली बेटी की शादी थी, और बेटी भी ऐसी जो बरसों की मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी। दिन तो तेजी से गुजरते ही जाते हैं, कहाँ एक हफ्ता उसे बहुत लग रहा था। और पर इस पूरे हफ्ते वो फराज से 2 घड़ी सुकून से बात भी ना कर पाई थी। दिल के सारे अरमान यूं ही दबे बैठे रहे, और फराज उसे तो परदेश जाने का ऐसा जुनून सवार हुआ था कि वक्त उसकी मुट्ठी में ठहर ही ना रहा था। अब तो वो शरई और कानूनी तौर पर उसकी शरीके हयात थी, पर उसे अभी से रवायती शौहरों की तरह बेएतनाई का बुखार आज उसे गए हुए पूरा हफ्ता हो गया। उसने बमुश्किल एक कॉल की थी, वो भी शादाब चचा के जोर देने पर, वरना नसरीन चची तो शायद। क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही? अंदलीब उसके पास आकर बैठी थी। घड़ी देखी है, 3 बज रहे हैं रात के। उन्होंने उसके बालों पर हाथ फेरते प्यार से सर्जनिश की। फराज ने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? वो उठकर बैठ गई थी। नाइट बल्ब की धीमी रोशनी में उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। दिल मैला नहीं करते बच्चे। नए मुल्क जाकर बसना आसान नहीं होता। 100 काम 100 हुज्जतें होती हैं। सोच तो उनके मन में भी उभरी थी, और बीवी की कोई अहमियत नहीं है। वो बाकायदा रो रही थी। अंदलीब ने उसे सीने से लगा लिया। मेरी जान, बहुत अहमियत है तुम्हारी, ऐसा मत सोचो। कल खुद ही उसे फ़ोन कर लेना। अब तो तुम्हारा हक है ऐसा। वो भी तो तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा ना। इनके दिलासा देने पर वो खिल उठी थी। उसे तसल्ली देकर वो अपने कमरे में चली आई। पर माँ के दिल में खटका तो था। फराज की बेएतनाई थी या लापरवाही, वो शिनाख्त न कर पाई। खाली कमरे में साईं साईं का शोर था। उन्होंने अपने तमाम वसवसों को दबाया और खुद अपने बिस्तर की जानिब बढ़ी। वो वाकई मसरूफ़ था। उसने मरजाना से ढेरों बातें तो नहीं की, पर इतनी बार आई मिस यू कहा कि उसका बेचैन दिल प्यार की गलियों में गोल गोल घूमने लगा। और फराज तो बचपन से ही उसे गोल गोल घुमाने में माहिर था। उसके पर्चे शुरू हो चुके थे, उसका सेंटर अच्छा खासा दूर था। तभी मियाँ आफ्ताब ने अरसम की ड्यूटी लगाई थी, उसे लाने ले जाने की। वो उसे बाकायदगी से सेंटर लेने जाता था, चाहे उसकी अपनी यूनिवर्सिटी की कोई अहम क्लास ही क्यों ना छूट जाए। अभी थोड़ी देर पहले ही दोनों लौटे थे। गालबन मरजाना का पर्चा शानदार हुआ था। उसका खिला खिला चेहरा बता रहा था, और अरसम, वो भी खासे अच्छे मूड में था। बावर्ची खाने में नसरीन चची की आमद अचानक ही हुई थी। अरे नसरीन, क्या कुछ चाहिए था? नसीमा बेगम की उनसे ज़रा न बनती थी, पर मुंह पर मुस्कुराहट ही रहती थी। हाँ, वो कुटी हुई लाल मिर्च होगी, हमारे पास ख़त्म हो गई। लाल मिर्च खाने के लिए ना? नसीमा बेगम की दबी दबी मुस्कुराहट उनका जी ही जला गई। हाँ तो और क्या, लगाने के लिए। नसीमा भाभी, आपको हमारे यहाँ आने पर हमेशा एतराज़ ही रहा है। अगर पसंद नहीं तो चले जाते हैं। इनकी छोटी सी नाक गुस्से से फैल गई थी। अंदलीब ने फुर्ती से कुटी हुई लाल मिर्च कैबिनेट से निकाली और पूरा डब्बा उनकी जानिब बढ़ाया। ये लें भाभी। नसरीन ने इनकी जानिब ज़रा गुस्से से देखा और भुनाती हुई चली गई। इनके जाने के बाद नसीमा बेगम का कहका उभरा, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था नसीमा। देखो बिला वजह कितनी नाराज़ हो गई, और मिर्चें भी नहीं ली। उन्होंने अफसरदगी से मिर्चों का डब्बा स्लेब पर धरा। वो मिर्चें लेने नहीं, लगाने आई थी। अंदलीब भाभी, वह मैं तुम्हारा। अंदलीब को एतराज़ हुआ। खूब समझती हूँ भाभी, निकाह के बाद तो इनका मिजाज दमाग वाली सास जैसा हो गया है। क्या कभी अम्मा ने हमें ऐसे तेवर दिखाए? हाँ, बस गुस्से की ज़रा तेज़ हैं अम्मा। पर इनका गुस्सा बिला वजह नहीं होता था। पर इनका गुस्सा, वो ना जाने क्या कुछ बोल रही थी। और अंदलीब का दिल मरजाना लाउंज में खड़ी अब भी अरसम को बड़े जोश व खरोश से सेंटर में नकल के एक किस्से को सुना रही थी। तभी निरिमान, जो कब से उनकी मुंतजिर थी, आधम की, तुम लोगों को कुछ देर नहीं हो गई? उसने कुछ झिझकते हुए अपनी पलकें उठाते अरसम की जानिब देखा, और अरसम जी भरकर बदमज़ा हुआ। उसे निरिमान में ज़रा बराबर भी दिलचस्पी ना थी। पर निर्माण तो जैसे कंबली हो गई थी। हाँ, देर हो गई थी इसलिए कि हम चूल्हे चाट खाने खड़े हो गए थे। क्यों अरसम? उसने एक आंख दबाते अरसम को देखा था, जिसने खजल होकर सर झुका लिया था। तभी नसरीन चची ने गुजरते हुए इन दोनों पर एक कटेली नज़र डाली थी। अरसम इतना हंसाता है गुल्लू कि ना पूछो। मरजाना के कहते नसरीन चची गुजरती चली गई थी, और वो लम्हा भर के लिए दम खुद रह गई थी। वो नाराज़ थी, पर क्यों? उसका दिल धड़का। अच्छे पर्चे होने की खुशी हवा में तितलियों की मानित उड़ गई थी। हाँ बस, वो तुम्हारी नसीमा चची की ज़रा सी बात पर इनका मुंह बन गया। तुम परेशान ना हो, इनकी तो आदत है, इसलिए अम्मा ने इनका चूल्हा चौका अलग कर दिया था। अंदलीब उसे समझा रही थी, पर इन दिनों उसके दिल की कैफियत ही अजीब थी, जैसे कुछ अनहोनी। वो नसरीन चची को खुश रखने की कितनी कोशिश करती। इनकी खातिर उसने खाना पकाना भी सीख लिया था। घर के सारे कामों में उसकी दिलचस्पी देखकर अंदलीब का दिल उड़ता था, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी लाडली ये सब अपने दिल की खुशी से नहीं, बल्कि नसरीन के दिल के लिए कर रही है। तो क्या इस तरह वो अपनी ज़ात की भरपूर नफ़ी, उनका दिल बेकरार हो जाता। पर नसरीन के मिजाज मिलने में ही कब आते। निकाह के बाद तो जैसे इनके पर निकल आए थे। सीधे मुंह बात करना तो दरकिनार, उन्होंने उसके लिए चुप का रोज़ा रख लिया था। सारी छत पर धूप फैली हुई थी, और वो ऐन वक्त में तख्त पर बराजमान जाने की इन सोचों में गुम थी। वो अपने कपड़े उठाए छत पर लटकाने आया था, तभी उसे यूं गुमसुम देखकर हैरान रह गया। उसने
जैसे तैसे कपड़े अलंगनी पर डाले, पर उसे तो जैसे खबर तक ना हुई। कपड़ों से फारिग होकर वो उसकी जानिब आया। धूप की शिद्दत से उसका चेहरा लाल गुलाबी हो रहा था। बेमकसद सामने दूर ऊंची इमारतों को तकती, ना जाने क्या तलाश कर रही थी। मरजाना, खैरियत तो है? उसके दिल को कुछ हुआ था। अरसम के कहने पर वो जरा चौंक कर दुनिया में लौटी। क्या हुआ अरसम? उसकी निगाहों में खालीपन देखकर वो दुखी हुआ। यही तो पूछ रहा हूँ कि आपको क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अरसम, तुम क्या कर रहे थे यहाँ इतनी धूप में? उसे उसकी हमाकत ही नजर आई तो वो मुस्कुरा दी। आप इतनी धूप में बैठी क्या ढूंढ रही थी? चलें बता ही दे। एक बार आपने मुझे अपना दोस्त कहा था, तो अपने इतने माकूल दोस्त को बता दें कि वो शोक व जंग हर वक्त मुस्कुराती सी मरजाना कहाँ खो गई है। वो उससे कुछ फासले पर टिक गया। मैं परेशान हूँ अरसम, पता नहीं क्यों परेशान हूँ। उसने अपने नाखून दांतों से कुतरने शुरू कर दिए थे। अरसम को उसका ये अंदाज मामूल के मुताबिक ना लगा था। उसकी निगाहें अब भी खला में मुअल्लिक थीं। आप फराज की वजह से परेशान हैं, है ना? फराज से बात तो हुई थी ना आपकी, फिर क्या बेचैनी है? कोई और बात है तो आपको परेशान नहीं कर रही? कोई उलझन, कोई ख्वाब, कोई सोच? वो एक के बाद एक पूछे जा रहा था। तब उसने चौंक कर अरसम की जानिब देखा, जो उसके लिए हलकान हुए जा रहा था। और फराज, उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर भींचा था। नहीं तो बस ऐसे ही, शायद वहमी हो गई हूँ। उसने सर झटका। वो जरा मुस्कुराई तो वो भी खुलकर मुस्कुरा दिया। मरजाना ने गहरी सांस ली, जैसे हाल में लौटी हो। और तुम सुनाओ, क्या चल रहा है? पढ़ाई कैसी चल रही है मिस्टर बकरात? बकरात का लकब सुनते ही उसकी हंसी छूट गई। मरजाना को उसे हंसता देखकर अच्छा लगा और वो भी हंसने लगी। तभी नरीमान भी आधम की। अरे तुम दोनों धूप सेंक रहे हो पागलो। नरीमान तुम भी आओ ना, कभी कभी धूप भी अच्छी लगती है यार। मरजाना ने उसे आवाज़ देकर पुकारा तो नरीमान ने दूर से ही नफ़ी में हाथ हिला दिया। तुम्हें ताई जी बुला रही हैं, जल्दी आओ, गुड़िया की टीचर का फ़ोन आया है। नरीमान चली गई तो वो भी उठ खड़ी हुई और अरसम को मुस्कुराकर देखते हुए बोली, शुक्रिया अरसम, मुझे डिप्रेशन से निकालने का। अरसम हैरत से उसे ज़्यादा देखता रहा। पता नहीं इस लड़की के साथ क्या मसला हो गया। कपड़े ढंग से लटकाने के बाद वो नीचे आया तो नरीमान लाउंज में उसकी मुंतजिर थी। उसे देखते ही अरसम ने कोफ्ते से सर झटका। आप आ गए अरसम? वो दादी ने आपको बुलाया था। मैंने उनसे वैसे कह दिया था कि आप मसरूफ़ हैं। ठीक कहा था ना मैंने? आपने उनसे झूठ क्यों बोला कि मैं मसरूफ़ हूँ? मैं तो बिल्कुल फारिग हूँ। उसने अपने कुर्ते से अपना चेहरा रगड़ते हुए कहा। आप धूप धूप में काम कर रहे थे ना, थक गए होंगे और यकीनन दादी को कोई यही काम होगा आपसे। नरीमान ने उसकी जानिब देखते हुए ज़रा शर्माने की कोशिश की, पर अपनी इस कोशिश में वो नाकाम ठहरी। नहीं नरीमान जी, मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ। मुझे पहली बार दादी जान ने बुलाया है, आपको मुझे फ़ौरन बुलाना था ना, उसने कहा और तेज़ी से नूरजहाँ बेगम के कमरे की जानिब बढ़ा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और हल्का सा दबाव डालकर अंदर दाखिल हुआ। वो अपने बिस्तर पर सिमटी हुई सी पड़ी थी। कमरे में नीम तारीकी थी। फ़िज़ा में पुराने इत्र की महक फैली हुई थी। वो चुपचाप चलता हुआ उनकी पायंती पर खड़ा हो गया। ना जाने कितनी देर गुजर गई, दादी शायद सो चुकी थीं। उसकी हिम्मत ही न हुई कि उनको आवाज़ देकर उठाए, अपने आने की इत्तला दे। धीमी रफ्तार से चलता पंखा अजीब सी आवाज़ पैदा कर रहा था। वो पहले पुरजोश था कि ना जाने दादी ने उसे किस काम से बुलाया होगा, पर बुढ़ापा कुछ सोचकर उसने लौटने का इरादा किया और कदम बढ़ाया ही था कि इनकी नहीफ वजूद में हरकत पैदा हुई। आ गया बेटा? दादी की धीमी आवाज़ उभरी थी। इसके कदम वहीं रुक गए। जी दादी, आपने बुलाया था? उसे अपनी आवाज़ अजनबी सी महसूस हुई। हाँ, मैंने बुलाया था तुझे, ठीक तो है ना यहाँ? जी दादी, ठीक हूँ। एक खुशी सी अंदर से उभरी थी। इस घर के मकीन को उसकी फिक्र थी। कोई और भी था जो उसका ख्याल कर रहा था इरशाद फूफो के अलावा। ज़रा बत्ती तो जला बेटा, मैं देखूँ तो कितना बदल गया है। उनके हुक्म सादिर करते ही उसने जल्दी से लाइट ऑन की थी। अरे मेरा बच्चा, तू जवान हो गया है। वो अब तकिए से सर उठाकर उसे मुस्कुराती नज़रों से देख रही थी। उसे शर्म सी आ गई, इनकी जहाँ दीदा नज़रों से छुप ना सका था। तू तो लड़कियों की तरह शर्माता है। अच्छा है, अच्छा है। हया भी ज़रूरी होती है बेटा, चाहे लड़का हो या लड़की। इरशाद ने बताया था तेरा नैन नक्श तो बिल्कुल तेरी माँ पर गया है। ठीक ही कहा था इरशाद ने, तो बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। वो भी ऐसे ही शर्माती थी। पर दुआ है कि तेरे नसीब तेरी माँ जैसे ना हो। उनका दिल भारी हो रहा था और आवाज़ दुख से मध्यम। जा बेटा जा। वो मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। बचपन से ही उसका दिल दादी के सामने जाने से घबराता था। उसे खौफ सा आता था। उनका रोब ही इतना था। पर अब जब वो बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई थी, उसे इन पर तरस आता था और वो बिल्कुल ढह गई थी। बीमारियों ने इन्हें तोड़ दिया था। बच्चों की छुट्टियां हो गई थीं, लूडो की बाजी सजी हुई थी और एक के बाद एक खिलाड़ी उतर रहे थे। मरजाना नरीमान के साथ अब अरसम भी शामिल हो चुका था। अंदलीब भी मौसम की खुशगवारी से लुत्फानंदोज होती। बाहिजी चली आई थीं। आज कितने दिनों बाद घर में बच्चों के बेफिक्र कहकों की आवाज़ सुनने को मिली थी। तभी नसीमा बेगम पकौड़ों की प्लेट उठाए आई। अरे भाभी, ये कब बना डाले? अंदलीब को झींप ही हुई थी कि नसीमा बेगम अपने तयशुदा कामों के अलावा ज़रा कम ही कामों में उलझती थीं। अरे भाई, खुशखबरी है, हमारा शहजादा आ रहा है।
अभी खबर मिली तो सोचा बच्चों का मुंह मीठा नहीं तो चटपटा तो करा सकती हूँ। उनके अंग अंग से खुशी छलक रही थी। अरे वाह भाभी, अफरा-सियाब आ रहा है, बस शादी कराकर भेजिएगा अब की बार। बहुत चल गई साहबजादे की। अंजलि भी खुश हो गई। आप ही ने मेरी गोट मारी है। इतने में हनान की आवाज उभरी थी। अरे वाह, झूठ बोलता है ये। मरजाना डट गई। मैंने अपनी मुट्ठी में दबाई थी और पीछे कर दी। इस तरह तो मैं हार जाऊंगा। हनान बजिद था। मरजाना की बच्ची बच्चे से धोखा। नरीमान ने उसे आंखें दिखाई। अरे यार, झूठ बोल रहा है। मरजाना ने अपनी सी कोशिश की, पर हनान भी इसका भाई था। वो भला कब आसानी से मानने वाला था, अड़ गया। अब भी आप ही के हाथ में गोट छुपी है, वो देखो। अरे बाबा नहीं ना। मर्जाना ने आंखें दिखाई। हनान अब छीना झपटी पर आ गया था। माहौल का खुशगवार रंग अब कबड्डी का मैदान बनने जा रहा था। हनान, समझ में नहीं आता तुम्हें, मर्जाना धोखा कर ही नहीं सकती। वो एकदम खालिस है। अरसम की आवाज अचानक बुलंद हुई थी। गुस्सा, जज्बात और जोश। नूरजहां बेगम को व्हीलचेयर पर बिठाए सैन में उतरते मियाँ आफ्ताब आलम के कदम जैसे थमे थे। लम्हा भर को जैसे खामोशी हर जानिब फैल गई थी, हैरान, मुस्तजब और खौफ। तुम्हें समझ में नहीं आता ना? ये देखो, ये तुम्हारी गोट नीचे पड़ी थी। अरसम का चेहरा सुर्ख तमतमा रहा था। ना जाने कब इस छीना झपटी में मरजाना के हाथ में दबी वो गोट जमीन पर गिर गई थी, जो उसने आंख बचाकर चुपके से उठा ली थी। अब वही गोट अरसम के हाथ में थी। फजा में मौलिक वो सुर्ख गोट हाथ में थामे, गोया इल्म बगावत था। मियाँ आफ्ताब आलम के पैर जैसे मुंजमद हो गए। नूरजहां बेगम के मुर्दा से वजूद में भी सनसनाहट सी पैदा हुई थी। अंदलीब और नसीमा बेगम तो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थीं, और खुद मरजाना गूंग सी उस लड़के को तक रही थी जो रिश्ते में उसका कुछ भी न लगता था, पर उस पर जरा सा इल्ज़ाम भी बर्दाश्त न कर पाया था। फजा साकित और हवा खामोश। लो संभालो अपनी गोट, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। अरसम ने गोट लूडो की बिसात पर धरी और लंबे लंबे डग भरता साकत फजा और खामोश हवा में जैसे गुम हो गया। नसरीन चची का चेहरा भी मंडीर पर उभरा था, जो बच्चों की शोखियां सुनकर बाहर निकली थीं। तुम मेरे ख्यालात में तसलसल से आ रही हो तो जान लो कि तुम भी वाकिफ हो। तुम भी मानती हो कि दिल की ये बेरब्त धड़कनें तुम्हारे लिए ही धड़कती हैं, और मान लो कि इन दिलों के बीच कोई रिश्ता नहीं, फिर भी तुमसे अनजाने में ही हमारा रिश्ता है, कोई तो नाता है। तो मान लो कि यूं बिना इजाज़त तुम्हें भी इस सोच के हाथ में आने का कोई हक नहीं कि तुम मेरी नहीं किसी और की हो। तुम कितना भी जान लो और मान लो कि अंधेरी रात में जुगनू पहरा नहीं देते, तिल तिल नहीं मरते। उसने कलम कॉपी पर रख दिया था और थककर अपना सर थाम लिया था। यह सब उससे कैसे हो गया था और क्यों हो गया था? ना जाने ताया जी और ताई जी इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। और मरजाना, अजियत और दुख, ऐसी भी क्या आफत टूट पड़ी थी। हनान उसका छोटा भाई तो था, उसे पूरा हक था वो अपनी बड़ी बहन से हंसी मजाक करे, छेड़छाड़ करे। उसने कौन सा पत्थर उठाकर मार देना था? आखिर दर्द की शिद्दत भरी उसने अपना सर दोनों हाथों में दबाया। गुड़िया उसे खाने के लिए बुलाने भी आई थी, पर उसमें इतनी हिम्मत थी कहाँ कि इन सब का सामना करता। उसने उठकर अपने कमरे की लाइट बुझा दी। अब उस अंधेरे में ही उसने गुजर बसर करनी थी कि बाकी वो जुगनू तो ना था, वो तो बस तिल तिल मरने के लिए ही था। बेबसी और बेयकीनी का इदराक बहुत तकलीफ दे था। कमरे में मच्छरों की भिनभिनाहट भर गई थी। वो अब अपने बिस्तर के पास जमीन पर बैठा आंसू बहा रहा था। वो तो बहुत दूर किसी ऊंचे से बुत में नस्ब कीमती हीरा थी, और वो एक आम सा इंसान जिसे इस घर के मकीनों ने तरस खाकर रहने की जगह दी थी। इनके बीच मुताबिकत कैसी? इस बुत और उसके बीच तो गहरी खाई थी जो उसका मुकद्दर थी। शायद ये बेबसी के ही आंसू थे। वो अपने कमरे में आराम कुर्सी पर आंखें मूंदे पड़े थे। ना जाने रात का कौन सा पहर था, पर शाम का वो वक्त जैसे उनकी आंखों में ठहर गया था। मरजाना धोखा कर ही नहीं सकती, वो एकदम खालिस है। बार बार एक ही रील चले जा रही थी, पर उनके दिमाग की नसें जैसे फटने को थीं। वक्त बार बार अपने आप को दोहराता क्यों है? क्यों कहीं जाकर खो नहीं जाता, छुप नहीं जाता? आखिर क्यों? वो मुस्तरिब से अपनी कनपटियां मसलने लगे। अम्मा जी, हम आफ्ताब के बिना नहीं रह सकते, आवाज़ उभरी थी। फिर फिल्म सी चलना शुरू हो गई थी। औकात देखी है अपनी तूने? पागल हो गई है क्या? महलों के ख्वाब ना देख, जलकर भस्म हो जाएगी। अम्मा जी, मेरी बात तो सुनिए। चुप कर जा आफ्ताब, ये तेरी ही ढील का नतीजा जो एक नौकरानी आज हमारे मुंह चढ़कर बोल रही है। इसका क्या काम करना है ये हमने सोच लिया है। नूरजहां बेगम की आवाज़ गूंजी थी, फिर सारे में फैल गई थी, और लम्हा भर को तो वो भी अपनी जगह साकित रह गए थे। सुनहरी रंगत, बड़ी रोशन आंखें जो काजल से कुछ और भी बड़ी लगती थीं, लंबे घुंघरियाले बाल जो घुटनों को छूते थे, कभी जो इन्हें खुला छोड़ देती तो जैसे काले स्याह बादल से छा जाते। भरे भरे से होंठ और धीमी सी मुस्कुराहट जो हरदम उन पर पहरा देती थी। वो दोनों बचपन से साथ पले बढ़े थे। सांवरी का बाप बड़े साहब के पास तकसीम से पहले का मुलाजिम था। हिजरत ने उसका सब कुछ छीन लिया था, तो बड़े साहब जो बाजार में बड़े गुड़ वाले के नाम से मशहूर थे, इन्हें गले से लगा लिया था। फिर तो जैसे बरकत बाबा का जीना मरना बड़े गुड़ वाले के साथ था। सांवरी की माँ की तो बस जिंदगी ही इतनी थी कि वो उसे जन्म देकर गुजर गई।
और नन्ही सी सांवरी बरकत बाबा की जिंदगी बन गई। पर शरीक हयात का दुख कम ना था। वो ज्यादा बर्दाश्त न कर पाए और एक दिन चुपके से गुजर गए थे। तब सांवरी को बड़े गुड़ वाले साहब अपने घर ले आए थे। 4-5 साल की सांवरी हर वक्त रोती रहती थी। इस वक्त से आफताब अपनी मासूम बातों से सांवरी का गम बांटने की कोशिश करते आए और एक दिन सांवरी उनकी मासूम बातों को सच समझ बैठी। ये दौर लड़कपन का था। सनफे मुखालिफ में कशिश खुद ब खुद उभरती थी। ऐसे में सांवरी ने उनका हाथ पहली बार थामा तो उनके सारे वजूद में कपकपी सी दौड़ गई। उन्होंने एक झटके से अपना हाथ तो छुड़वा लिया था, पर दिल उसकी मोहब्बत की कैद में गिरफ्तार हो गया था। सांवरी की बातें, उसकी हंसी मुस्कुराहटें, मुंह बसोरना, सब अच्छा लगता गया। वो जैसे इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बनती गई। वो दोनों मोहब्बत के इन अनकहे रिश्ते में बन गए थे। तब इन पर इंकशाफ हुआ कि उनकी जिंदगी का फैसला तो सालों पहले हो चुका था। अंधलीब मंझले चचा की सबसे छोटी बेटी, जिसकी पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया गया था, इस वक्त जब वो दोनों सोचने समझने के काबिल भी ना थे। गोरी चिट्टी अंधलीब और सांवरी में कोई मेल ना था। बस फर्क था तो मोहब्बत के दानों का, जिससे मियाँ आफ्ताब गुड़ वाले शनासा थे। फिजा की शादी पर इस रिश्ते की बात ताज़ा हुई तो बड़ों के ख्याल में मियाँ आफ्ताब गुड़ वाले की शादी भी इसी शादी के साथ निपटा दी जाए, पर वो किसी तरह इस शादी को टाल गए। शायद कुदरत की तरफ से तारीख मुकर्रर थी। दोनों छोटी बेटियों की शादी से फरागत के बाद ही बड़े गुड़ वाले साहब एक दिन खामोशी से गुजर गए और घर का सारा बोझ मियाँ आफ्ताब के शानों पर आ पड़ा। इस बार वो अपनी शादी के फैसले को टाल ना सके, क्योंकि घर की सरबराह अब नूरजहां बेगम थी, जिनकी ज़माना शनास तेज नज़रों ने सांवरी के मुखड़े पर आफ्ताब गुड़ वाले की मोहब्बत के रंग आया देख लिए थे। इस शादी से पहले इन्हें एक और फैसला भी करना था, और वो भी जल्द। सांवरी की शादी। जिस दिन सांवरी की बात पक्की हुई उस दिन आफ्ताब गुड़ वाले के दिल पर बिजलियां सी गिरी थी। मोहब्बत का फराक बहुत अजियतनाक था, पर वो कमज़ोर थे। बुज़दिल नातवा अंदर ही अंदर इस दर्द को पीते रहे, पर सांवरी उनकी तरह कमज़ोर न थी। वो फट पड़ी थी। नूरजहां बेगम की अदालत में खुलबली सी मच गई थी। ये किसकी हिम्मत थी जो कोई उनके फैसले के खिलाफ जाता, पर मोहब्बत करने वाले कहाँ देखते हैं। महीने भर बाद होने वाली शादी 2 दिन में ही निपटा दी गई थी और सांवरी को इस घर से दूर, बहुत दूर भेज दिया गया था। पर वो सच्ची थी, कहती थी कि इनके बिना नहीं रह पाएगी, और ऐसा ही हुआ। शादी के साल भर बाद ही वो इस दुनिया से ही दूर चली गई थी। आंसू मियाँ आफ्ताब गुड़ वाले की आंखों से बहे जा रहे थे। माजी का दौर फिर से उभरा था। रात की तारीकी सुबह की सफेदी में गुम हो रही थी। मस्जिदों से फजर की आज़ानें बुलंद हो रही थीं। अफरा सियाब आया तो घर भर में खुशियां उतर आईं। नसीमा बेगम और मियाँ मेहताब की खुशी दीदनी थी। अब तो तय था कि अफरा सियाब की शादी करके ही दुबई रुखसत करना है, पर उसने तो इनकलाब का बगल ही बजा दिया। उसे अपने साथ काम करने वाली बिंदिया पसंद आ गई थी। बिंदिया का ताल्लुक महाशटर से था। वो यहाँ 2 साल से कमा रही थी। शादी बिरादरी अलग मजहब पर से दूर, सबके मुंह हैरत से खुल गए। खुलबली सी मच गई। भला ऐसा भी कभी गुड़ वालों की बिरादरी में हुआ है? हिंदू ने काला जादू कराकर काबू किया होगा, अपना झूठा खिला दिया होगा, दिमाग बांध दिया होगा लड़के का। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें, पर सब बेकार। अफरा सियाब के सर पर तो मोहब्बत का भूत सवार था। बेबाक, न डर न खौफ। वो दोनों भी इसी गम के जेरे असर उदास बुलबुलों की मानिंद लॉन में लगे वाहिद झूले पर सवार थीं, जिसकी बची खुची वीरान हालत पानी की कमी का शिकार नजर आती थी। माली बाबा ने हर मुमकिन उसकी बहारें कायम रखने की कोशिशें की थीं, पर शायद घर के मकीन भी अब कोई खास दिलचस्पी न रखते थे। सोबराय नाम लॉन था। क्या ताया जी मान जाएंगे? निरिमान के लहजे में खौफ छुपा था, अपने दिल से जुड़े रिश्तों को खो देने का खौफ। मुझे नहीं लगता निरिमान। वो खुद ब खुद सी थी। अम्मी का रो रो कर बुरा हाल है। वो सिसक उठी तो मरजाना ने उसके हाथ पर हाथ रखा। तुम हौसला करो निरिमान, देखना सब ठीक हो जाएगा। पर कैसे ठीक होगा, कैसे? आंसू अब आंखों से रवां थे। तभी गुड़िया ने अंदलीब बेगम का पैगाम दिया, पर वो दोनों तो अपनी ही बातों में मगन थी। बिंदिया, मुसलमान हो जाए तो क्या बाबा, अम्मी मान जाएंगी? और ताया जी? निरिमान के सवाल में खौफनाक जवाब थे। वो चुप ही रही। फिजा सन्नाटे में डूबी थी, या इनके अपने दिल गम से बोझल थे। कुछ अच्छा ना लग रहा था। निरिमान, आप लोग यहाँ हैं? आपको अंदलीब ताई बुला रही हैं। अरसम की आवाज़ ने जैसे भद्दे सास की आवाज़ पैदा की थी। दोनों ने एक साथ मुंह बनाए। जिसने देखा तो वो खजल सा हो गया। वो आपको बावर्ची खाने में बुला रही हैं, अरसम ने कान खुजाते हुए कहा, और वो बुरा सा मुंह बनाती उठी थी। उसके पीछे अरसम ने कदम बढ़ाए थे कि पीछे से मरजाना की आवाज़ ने उसे रोक लिया। रात खाना क्यों नहीं खाया था? अरसम की पलट कर उसे देखने की हिम्मत तक ना थी। कुछ देर यूं ही गुजर गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ अरसम। अब की बार आवाज़ में दोस्तानापन का अंसर नुमाया था। उसने एक गहरा सांस भरा था। भूख नहीं थी। झूठ बोल रहे हो, तुमसे झूठ नहीं बोला जाता, साफ पता चल जाता है, पर क्यों बोल रहे हो ये समझ में नहीं आ रहा। तुम ऐसा ना किया करो। पढ़ने वाले दिमाग को ताकत चाहिए होती है, और खाओगे नहीं तो ताकत कैसे आएगी? उसके भाषण पर उसने बस सर ही हिला दिया। अब ये
लड्डू बैल की तरह सर क्यों हिला रहे हो? जुबान नहीं है क्या? एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। अल्फाज थे के पटाखे जो सुलगते सुलगते अब फटने से लगे थे। क्या करेंगी मुझे समझकर? वो उसकी जानिब पलटा था, उसकी गहरी आंखों में इज़्तिराब, दुख, अज़ियत। क्या करूंगी मतलब? वो हक्का बक्का सी उसे घूरते हुए बोली थी। आपको मुझ जैसे यतीम बेसहारा बेचारे से लड़के से क्या? मैं हूं ही क्या? क्या हैसियत है मेरी आप जैसे बड़े ऊंचे हस्ब नस्ब पैसे वालों के सामने? अल्फाज थे के जहर। वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। एक खौफ सा अंदर तक सरायत कर रहा था, एक अनजाना खौफ। वो दहल कर रह गई। हाय बताइए ना, क्या अहमियत है मेरी? कुछ भी नहीं। आप मेरी परवाह करती हैं, मुझे बहलाना छोड़ दें। मैं एक जी शऊर इंसान हूँ, है समझ मुझे। उसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थीं और चेहरा गुस्से की आग से सुर्ख दहक रहा था। तुम आपको बुरा लगा? उसकी बड़ी बड़ी आंखें खौफ के पानियों से भर गई थीं और फिर जैसे इसे होश आ गया, एक ही लम्हे में वो अपने हाल में लौट आया था। मैं वो पता नहीं क्या कुछ मुंह से निकल गया। सॉरी सॉरी मरजाना जी। वो अपनी आंखों में आए बेएतनाई के आंसू को पहुंचते वहां से गायब हो गया था और वो सोचती रह गई थी, अरसम का ये रूप तो उसने पहली बार ही देखा था। 400 खामोशी थी। धूप अपने जोबन पर थी, फिर भी हवाओं की सरसराहट और परिंदों की आवाज़ें थीं जो खामोशी की दबीज चादर में रुखना पैदा कर रही थीं। ऊपर छत पर तख्त पर बैठे वो अपने आप को कोस रहा था। उसका सफ़ेद कॉटन का जोड़ा मट्टी से अट रहा था। शायद आंधी आने वाली थी, पर उसके अंदर मायूसियों तलखियों के जो झक्कड़ चल रहे थे वो इन मौसमी आंधियों से कहीं बढ़कर थे। हर एक अपने गमे रोजगार में मुब्तला था। किसी को उसकी फिक्र ही ना थी, और जिसे उसकी थोड़ी बहुत फिक्र थी उसे तो खौफ से उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तो तुम फिर यहाँ आकर बैठ गए? कब से ताया जी तुम्हें बुला रहे थे? नरीमान कब से उसे आवाज़ें दे रही थी, पर जैसे इसे तो कुछ सुनाई ही ना दे रहा था। तभी वो उसके सर पर आन खड़ी हुई। वो मैं बस ऐसे ही। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ, जैसे उसने उसके मन का चोर पकड़ लिया हो। जाओ, ताया जी को भी दुकान जाना है जी। उसने सादतमंदी से सर झुकाया और चलता गया। उसका दिल किया कि उससे कुछ पूछे, पर वो तो अजीब लड़का है, कुछ बांटता भी नहीं। जब देखो धूप में आकर यहाँ बैठ जाता है, पागल कहीं का। नरीमान बुड़बड़ाती हुई सीढ़ियाँ उतर रही थी। मियाँ आफ्ताब का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, इसलिए उन्होंने गाड़ी चलाने अरसम को बुलाया था। कहने को तो इरशाद पुप्पो ने उसे यहाँ पढ़ने को छोड़ा था, पर घर के छोटे बड़े कामों के लिए अरसम को ही पुकारा जाता था, और वो भी एक वफादार मुलाजिम की मानिंद दौड़ा चला आता था। ये अलग बात थी कि घर का कोई भी फर्द उससे नौकरों वाला सलूक न करता था। वो इसको इनकी आला ज़रफ़ी गर्दानता के गैर बिरादरी का होने के बावजूद वो उसका ख्याल करते थे। और पढ़ाई कैसी चल रही है? वो विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए सुबह रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। उनके सवाल पर उसने ज़रा चौंक कर बराबर सीट पर बैठे मियाँ आफ्ताब की जानिब देखा, जिनकी निगाहें उस पर जमी थीं। खाकी शर्ट और नीली जीन्स में उसकी मर्दाना वजाहत सहर अंगेज थी। कोई भी लड़की उस पर आशिक हो सकती थी। दिन की चमकती रोशनी में उसकी भूरी आंखें और भी दमक रही थीं। जी अच्छी चल रही है। क्या करोगे इतना पढ़कर? उनके सवाल पर उसके अबरू इकट्ठे हुए। मेरा मतलब है कि कारोबार करो, मेरे साथ ही शुरू कर दो। शादी करो, ये पढ़ लिख कर तुमने कौन सा बाबू बन जाना है? और ये आज की दुनिया बाबुओं की नहीं है, ये कारोबारी लोगों की है। कराची में जिसका धंधा है वही राजा है। उनके पास इस बयान पर वो खामोश रहा। तेज़ रफ्तार जिंदगी की गाड़ियां इर्द गिर्द दौड़े जा रही थीं और मियाँ आफ्ताब के दिलो दिमाग की दुनिया कहीं और चल रही थी। देखो मियाँ, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, कभी कभी किसी को मौका मिलता है, तो अगर तुमको भी मौका मिले तो लपक कर पकड़ लो। मेरी पेशकश है तुम्हें, तुम अच्छे शरीफ बच्चे हो, हम शुरू से तुमको जानते हैं। गला खंकार कर उन्होंने मजीद बात बढ़ाई, तो उसने कुछ ना समझते हुए सर अस्बात में हिला दिया। मेन बाजार अब सामने ही था, उसे गाड़ी पार्क करना थी। अफरासियाब इन दोनों को रेस्टोरेंट लेकर आया था। नरीमान जो हमेशा ही भाई के आने पर खुशी से खिल जाती थी, अब कुछ उदास सी थी। उसकी बेजा ख्वाहिश ने पूरे ख़ानदान को परेशान करके रख दिया था। उसका मूड देखते ही अफरासियाब ने यह प्रोग्राम बनाया था। मरजाना, तुम ही बताओ, क्या बिंदिया तुम्हारी भाभी बनने के लायक नहीं है? वेटर खाना लगा रहा था जब अफरासियाब ने अपना सवाल दोहराया था, क्योंकि नरीमान का जवाब तो एक उदास सी खामोशी ही था, और अब वो मिन्नत भरी नज़रों से मरजाना को देख रहा था। ऐसा नहीं है अफरासियाब भाई, बिंदिया बहुत अच्छी प्यारी सी लग रही है, पर एक तो वो वो ज़रा गड़बड़ाई तो अफरासियाब उसकी बात काटते हुए बोला, बिंदिया मुसलमान होना चाहती है, मेरी वजह से नहीं बल्कि पहले से ही। वो मुझसे बहुत बातें करती रही है, और सच तो यह है कि उसका रुझान सादगी ही मुझे शादी तक ले आया है। वो लालची नहीं है, उसे मुझसे कोई चीज़ नहीं चाहिए, ना ही वो मुझसे शादी की ख्वाहिश रखती थी, पर उसके जज्बे ने मुझे मुतासिर किया है। हम पैदाइशी मुसलमान बस सीना ठोंक कर दावा तो करते हैं कि हम ही जन्नत के हकदार हैं, पर इन लोगों के मुतालिक सोचो जो मुसलमान होना चाहते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द दीवारें इतनी ऊंची हैं कि इन्हें पार करना उनके लिए आसान नहीं। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इस ख्वाहिश में ही गुजर जाते हैं, माशरती जंजीरें इन्हें रोक लेती हैं। वो ज़रा रुका और फिर खोजती नज़रों से दोनों लड़कियों को देखा।
वो दोनों बेतासुर चेहरा लिए उसे तक रही थीं। क्या मैं बिंदिया को इन ऊंची दीवारों में अकेला छोड़ दूं? मैं नहीं तो कोई और आ जाएगा उसका हाथ थामने। वो पढ़ी लिखी है, काबिल है, उसे तो कोई भी मिल जाएगा, पर मैं क्यों नहीं? मरजाना ने अपनी प्लेट खिसकाई और मटन कढ़ाई की जानिब हाथ बढ़ाया, जैसे उसे अफरा साहब की लंबी चौड़ी तकरीर से कोई गर्जी ना हो। मायूसी की इसी कैफियत ने उसे आन घेरा। तुम लोग क्या समझती हो कि बिरादरी में होने वाली शादियां कामयाब रहती हैं? क्या ख्याल है कि ताया जी और ताई जी बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं और नसरीन चची और शादाब चचा बहुत खुशो खुरम खानदान है? वो चिढ़कर बोला। निरिमान ने कोफ्त भरी नजरों से उसे देखा। अब आप ज्यादती कर रहे हैं अफरा साहब भाई, तो गलती पर गलती ही कर रहे हैं हमारे खानदान वाले, पहले बड़ों के साथ और अब बच्चों के साथ। किस फलसफी ने कहा है कि ख़ानदान में शादियां करने से घर में दौलत आती है, इज़्ज़त बढ़ती है? बकवास है ये सारे नज़रियात, सोच सब दकियानुसी हैं। अफराज साहब ने अपनी बहन को घूरते हुए कहा, इस्लाम में ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेडिकल साइंस में भी ऐसे अमल को ख़तरनाक करार देती हैं। मौसी बीमारियां मसाइल बन जाती हैं। हाँ, ये नुक्ता काबिल गौर है। अब की बार निरमान ने हाँ में हाँ मिलाई। सच कहता हूँ लड़कियों, ख़ानदान बिरादरी से बाहर निकलो यार। किसी ने ये जानने की कोशिश की है कि सिद्रा के क्या मसाइल हैं? और फराज के नाम पर मरजाना ने चौंक कर उसे देखा। वो जो बड़े मज़े से लगकर मटन कढ़ाई से इंसाफ कर रही थी, ज़रा थमी थी। आप ही और फराज भाई को क्यों घसीट रहे हैं? नरीमान ने मुंह फुलाया। इसलिए कि सिद्रा के बच्चों में मसला आ रहा है। उसका बच्चा ऑटिज्म में मुब्तला है और जानती हो कि उसने अपना इसकाते हमल क्यों करवाया? क्योंकि उसके डॉक्टर ने बस करें, ख़त्म करें इस बाप को। नरीमान की बस हो गई थी और मरजाना खाली निगाहों से उसे देख रही थी। इतना तो वो सब जानते थे कि सिद्रा आपी का बड़ा बेटा ऑटिज्म का शिकार है, पर इसकाते हमल और उसकी वजह वो तो हम परस्त ना थी। फिर ख्यालात और वसवसे अपने पंजे फैला रहे थे। अफरासियाब की जिद्दोजहद रंग ले आई थी। इस घर के दरो दीवार हैरान थे, पुरानी रवायात दम तोड़ रही थीं। उसके साथ ही एक और भी बड़ा फैसला जिस पर दुनिया हैरान परेशान थी, अरसम और निरिमान की मंगनी। इरशाद फूफो को फौरी तौर पर कराची बुलवा लिया गया था। वो तो अपने अरसम की बिरादरी में शादी का सुनकर तो जैसे खुशी से बेहाल हुई थी। नूरजहां बेगम ने भी सुना और एक बोझ सा दिल से जैसे उतरा था। मरने से पहले ही गुनाह धुलते नजर आने लगे थे, पर अंदलीब अपने सरताज से कुछ भी ना पूछ सकी कि वो इतना हक भी ना रखती थी। पर सवाल तो मचलते थे। घर में सब हैरान थे तो खुश भी थे। निरिमान का वजन बढ़ता ही जा रहा था। मासूम से चेहरे और मन की सादा लड़की निरिमान अपने मन के देवता को पाने की खुशी में बावली हुई जा रही थी। अफरासियाब तो अपने सामने ही निरिमान की शादी चाह रहा था, पर शादाब चचा की मुदाखलत पर बात थमी और मंगनी तक आकर ठहर गई। ये सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि किसी की समझ में कुछ न आया। बस इस घर की खुशियां लौट रही थीं। मियाँ आफ्ताब ने बिंदिया को पाकिस्तान बुलवाया था, पर अभी बरकियाती तारों से हुई गुफ्तगू ने इनके दिल को किसी हद तक फरहत बख्शी थी। दिन भर गर्मी की शिद्दत रात को कहीं जाकर कम हुई थी। वो घर के पिछले आंगन में बिछी संगे मरमर की पुरानी सी बेंच जो अपना रंगो रूप खो चुकी थी, अब अक्सर वो उस पर बैठकर रात को तारे गिना करता था। अब भी आसमान को तक रहा था। वो बावर्ची खाने का पिछला दरवाज़ा खोलकर दीवार के साथ लगे कूड़ेदान में कुछ डाल रही थी, तभी उसकी निगाह अरसम पर पड़ी। अंदर सब खुशी खुशी मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहे थे और वो भी तो इस मनसूबाबंदी का एक अहम रुकन था। फिर यूं लटकी सूरत वो सोचती हुई उसके नज़दीक आई और फुंकारी। अरसम ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। चांद की धीमी रोशनी में उसके सलोने चेहरे पर एक दिलफरेब सा रूप दमक रहा था, जैसे चांदनी उस पर उतर आई हो, जैसे वो किसी ख्वाब का हिस्सा हो। अपनी जानिब उसे तकता देखकर वो बुरी तरह खजल हुई। अरसम, क्या हुआ? तुम अकेले यहाँ क्यों बैठे हो? अंदर सब कितने खुश हैं और तुम? वो ज़रा रुकी। कोई बात है अरसम, बोलो। उसने अपनी नज़रें दोबारा खला में मरकूज की। तुम्हारी मंगनी निरिमान से होने जा रही है, तुम खुश नहीं हो? उसने अपना बड़ा सा दुपट्टा सर पर डाला। मैं अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहता हूँ। वो भी हो ही जाएगी। क्या तुम्हें निरिमान पसंद नहीं? अरसम, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसका दिल बहुत अच्छा है, भले से थोड़ी सी मोटी है। वो हर तरह से निरिमान का दिफा करना चाह रही थी। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि वो मोटी है तो इसलिए मुझे पसंद नहीं। उसने एक गहरा सांस भरा। तो फिर तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? वो झुंझलाकर बोली। इसलिए कि मुझे चांद पसंद है और चांद हर किसी को नहीं मिलता। वो हैरान रह गई। वो एक झटके से उठा और लंबे लंबे डग भरता चला गया। चांद? लो, अब चांद उसे कहाँ से ला कर दूँ? ये लड़का भी ना। हाय निरिमान मेरी बहन किस संगी से पाला पड़ा है। उसने अपना सर ही पीट डाला था। फिजा में शादियाने गूंज रहे थे, हर तरफ रंग ही रंग रक्सां थे और वो भी इन्हीं रंगों का हिस्सा नजर आ रहा था। अफरासियाब ने खींचकर उसे रक्स में शामिल कर लिया था और उसका अंग अंग थरकने लगा था। अपनी मोहब्बत को पाने के जुनून में एक तवील आबला पाई के सफ़र से गुजरने के बाद अब भी पैर लर्जां थे, पर खुशी, जोश और मस्ती, झूम बराबर झूम, शराबी झूम बराबर झूम, वो झूम रहा था। आज उसे कोई भी रोक ना पाया था। उसने जामे इश्क पी रखा था, ऐसा फरहत बख्श के रूह तक सहराब हो रही थी। वजद का एक रेला और वो बहता ही चला जा रहा था। अब तन की महक हर सू फैली हुई थी।
हिना का रंग और उसकी अलग ही खुशबू, ये माहौल, ये रंगीनियाँ, वो डूबता ही जा रहा था। तभी किसी ने उसके महबूब को भी इस रंगो बू के रक्स में ला खड़ा किया। झूम बराबर झूम, वो टिकटिकी बांधे पीली चुनरिया ओढ़े इस हसीना को देखे जा रहा था। हंसी कह के चुटकुले, और फिर उसके कदम मेकान के अंदाज में बढ़ते चले गए। तभी किसी ने गुलाब की पत्तियां उन पर निछावर की थीं। इश्क वो दरिया है जो गहराई नहीं मांगता, बस एक कतरा काफी है डूब जाने को। गुलाब की महक ने माहौल की मसरतों में कुछ और भी रंग बिखेर दिए थे। उसके हाथ अब इस घूंघट की जाने बढ़ रहे थे। जितना देखो उसे थकती नहीं आंखें, वरना खत्म हो जाता है हर हुस्न कहानी की तरह। उसके अंदर कोई बड़ा जज्बा पनप रहा था और उसके महबूब की रोशन मुखड़े से निकाब उलट चुका था। उसकी लरजती झिपकती पलकें अपनी वारफतगी की कहानी सुना रही थीं, और वो टिकटिकी बांधे इन नीमा आंखों और रहनाइयों को देखता डूबता जा रहा था। ना जाने कितने लम्हे गुजर गए, कितनी सदियां बीत गईं, और फिर उसने पलकों की झालर जरा वाह की थी। वो जहां का तहां रह गया। शट अप! पानी ने उसके वजूद को भगो दिया था, और वो एकदम हड़बड़ाकर उठा तो सामने हनान और गुड़िया को हंसी बिखेरते देखा। उसके वजूद में एक आग सी सुलग उठी। ये क्या बदतमीजी थी! वो धाड़ा, और दोनों बच्चों की खिलखिलाती हंसी को जैसे कुफल लग गया। अरसम भाई ऐसे तो कभी ना करते थे। दोनों बच्चे हक्का बक्का बने एक दूसरे को तकने लगे, शर्मिंदगी, खजालत और पानी पानी। सॉरी अरसम भाई, आप सोते में इतनी जोर से शेरो शायरी कर रहे थे तो हमने सोचा कि आपको जगा दें, बस इसीलिए गुड़िया ने आप पर पानी। हनान ने सर झुका लिया जैसे सजा का मुंतजिर हो। सॉरी बच्चों, मैं बस ऐसे ही गुस्से में आ गया था। वो खुद अपने आप पर शर्मिंदा हो रहा था, बच्चे भी उसके मुतालिक क्या सोचते होंगे। वो खिफ्त से अपने कपड़े झाड़ने लगा। खाने के बाद चाय का दौर चल रहा था। घर के सारे बड़े तो बातों में लगे थे, और घर की नाजुक लड़कियों के कंधे चाय की जिम्मेदारियों से झुके जा रहे थे, पर दिल आने वाली खुशियों से मसरूर थे। मैं बहुत मशकूर हूँ भाई जी कि आपने मेरे बच्चे की इज्जत बढ़ाई। सच में जब मेहताब भाई ने फ़ोन किया और बताया तो खुशी से तो मेरे हाथ पैर ही फूल गए थे। इरशाद फुप्पो को तो अब भी यकीन नहीं आ रहा था। तुम ठीक कह रही हो बहना, मैं तो खुद हैरान रह गया था। पहले उन्होंने अपने अफरा साहब की बात मान ली, किस कदर नाराज़ थे ये उससे। सबसे ज़्यादा पर बर्फ़ पिघली तो कैसे कि अरसम और नरीमान के लिए भी बात कर डाली। सच तो यह है कि मैं बड़ा खुश हूँ। मियाँ मेहताब बेटे और बेटी की शादी की बात पर वाकई बहुत खुश थे। नरीमान के लिए तो वो पहले ही बड़े परेशान थे, पर अब तो लड़का घर से ही मिल गया था। ये तो है, सब कुछ ऐसे फटाफट हुआ कि समझ ही ना आया कि हुआ क्या है। पर हमारे बच्चों के लिए तो बात ही अच्छा हो गया। अरसम को तो सभी बचपन से जानते हैं। नसीमा बेगम ने भी अपने मिजाजी खुदा की हाँ में हाँ मिलाई थी। इतने में चाय की ट्रे उठाए मरजाना अंदर दाखिल हुई। ये चाय का दूसरा दौरा था। बेटा, चाय तो तुमने बनाई ही है ना? मियाँ शादाब को उसके हाथ की चाय बहुत पसंद थी। नसरीन चाची के माथे पर एक बल नुमाया हुआ था। जी चाचू, मैंने ही बनाई है, उसने मासूम मुस्कुराहट से जवाब दिया, और मियाँ शादाब के चेहरे पर भी मुस्कुराहट खिल उठी। जीती रहो। वो उसे दुआएं देते रहे। मरजाना चाय देकर ड्राइंग रूम से बाहर निकली ही थी कि उसे मियाँ आफ्ताब की आवाज़ साफ वाज़े सुनाई दी थी। शादाब, 8 महीने गुजर चुके हैं, बस अब बहुत हो गई। अब फराज से कहो कि ताया जी रुखसती के लिए जोर दे रहे हैं। मैं अपनी बेटी के फर्ज से भी जल्द अज जल्द सुबकदोश होना चाहता हूँ। मरजाना के अंदर एक सरशारी सी उतर आई, और कदमों की रफ्तार में तेजी पैदा हो गई। पर भाई जी, अभी तो फराज ठिकाने लग रहा है। एक नया देश, नई जगह पर अपने आप को जमाना आसान नहीं होता। ये नसरीन चची की आवाज़ थी जो मरजाना की समात तक पहुंच न सकी थी। मियाँ शादाब ने ज़रा घूरकर अपनी जौजा मोहतरमा को देखा था। उनके चेहरे के तासरात वहाँ मौजूद सब लोगों पर पड़ रहे थे। हाय मेरी गुल्लू, मैं आज इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊँ। नरीमान को उसने पूरा का पूरा घुमा डाला था, और उसका सांस ही भर आया। तौबा करो बाउली, मेरी तो जान ही निकाल दी तूने। ऐसा भी क्या? नरीमान दीवार से लगी अपनी सांसें दुरुस्त कर रही थी। अब्बा जी ने साफ कह दिया है रुखसती के लिए। मरजाना की मुस्कुराती कांच सी आंखों में खुशियां रक्सा नजर आ रही थीं। नरीमान के वहशत ज़दा चेहरे पर भी मुस्कुराहट दर आई। तौबा, निकाह के बाद रुखसती तो होती है, और हम लड़की को लेकर ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। ओहो मेरी गल्लो, मेरी बड़ी फूल रही है भाई। दोनों के कहके उभर रहे थे। रात का ना जाने कौन सा पहर था। उसे बड़ी मुश्किलों से नींद आई थी कि तभी उसका सेलफोन बजने लगा। खूबसूरत वादियों में फराज का हाथ थामे दूर जाते जाते लौटना बड़ा मुश्किल लगा था, पर फोन था कि बजे जा रहा था। गुड़िया ने कसमसाकर करवट ली थी। तौबा है चैन नहीं। उसने कसलबंदी से फ़ोन उठाया, और फराज का नाम देखकर मूड एकदम खुशगवार हो गया। वो जल्दी से बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। फराज, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम भी मेरी ही तरह महसूस कर रहे होगे, और देखो तुमने फ़ोन कर दिया। पता है मैं अभी उसकी बात अभी अधूरी ही थी कि वो चीख उठा, ओ शट अप यू फूल। एक लम्हे को जैसे फ़ज़ा में सन्नाटा सा छा गया। हतक, शर्मिंदगी और दुख। वो सुन रह गई थी। तुमने क्या समझा कि मैं तुम जैसी अहमक लड़की से प्यार मोहब्बत की बातें करूंगा? मेरा इतना ही दिमाग ख़राब है क्या? तुम किसी परियों की कहानी की शहजादी हो क्या फराज? मैं तो, अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हें यहाँ कनाडा में अपने साथ रखूंगा तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मरजाना आफ्ताब। अल्फाज थे कि कोड़े जो उसके आसाब को तार तार कर रहे थे। एक सर्द सी लहर पैरों से चली और पूरे वजूद में सरायत कर गई थी।
सब कुछ बिखर रहा है। होंठ बुड़बुड़ा रहे थे। ताया जी से कह देना कि मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी है ना कहीं कभी थी, और मैं इन दकियानूसी रवायात को मानता भी नहीं। मैं तुम्हारी रुखसती तो क्या, तुमसे हर ताल्लुक ही तोड़ देना चाहता हूँ। फ्रांस वो वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई थी। कोई उसके दिल से पूछता कि उस पर क्या गुजर रही है। बिजलियां हर जानिब से कौन कौन कर उसे लुकमा करने को तैयार थीं। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि क्या कह रहा हूँ। जब अफरासियाब भाई को उनकी पसंद की शादी का हक है, निरिमान को खानदान से बाहर अरसम के साथ ब्याहा जा रहा है, तो मैं क्यों नहीं बोलूँ? वो पूरी शिद्दत से चीख कर बोल रहा था। मरजाना को सन्नाटे में उसकी आवाज़ लाउड स्पीकर जैसी महसूस हो रही थी, या शायद जहरीले अल्फाज अपने डंग चुभ रहे थे। फ्रांस, हम तो बचपन से ही एक दूसरे को। उसका गला जैसे किसी ने घोंट दिया था। यू सिली गर्ल, ख्वाबों में रहने वाली आम पाकिस्तानी लड़की। मैंने बचपन में भी तुम्हें नहीं चाहा और मामा भी तुम्हें शुरू से ही नापसंद करती थी। ये तो हमारे वालिद मोहतरम की मोहब्बत थी, जो अपने भाई जी से चुपके जाते थे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेरे माँ बाप पर हुक्मरानी की। कभी मेरे बाप को कारोबार में उभरने ना दिया, ताकि हम लोग उनके मातहत ही रहें। इतना जहर, इतनी कड़वाहट। वो उस नए बयान पर शजदा रह गई थी। ये दुरुस्त था कि मियाँ शादाब ने कई बार कारोबार करने की कोशिश की, पर खसारे में फंस जाते। इसलिए बड़े भाई ने इन्हें अपने ही कारोबार में लगा लिया था। लेकिन उनकी दुकान अलग थी, जिससे कभी फ्रांस को दिलचस्पी ही ना रही थी। वो शाज़ो नादरी कभी वहाँ गया होगा, पर इतना मलबा अपने मौसम पर कौन गिराता है? बस बहुत हो गया, अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है। मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, बात ख़त्म। समझ रही हो ना तुम? मैं तुम्हें कागजात भिजवा दूंगा, फिर तुम मेरी तरफ से बिल्कुल आज़ाद। मोबाइल की लाइन मुनक़ता हो गई थी, पर बाहर हवाओं का शोर इस कदर शदीद था कि उसकी समातें जैसे जवाब दे रही थीं। वो वहीं सुन सी बैठी रही। दुनिया उसके लिए ख़त्म हो गई थी, और वो बस एक लाश की मानित बेहिस व हरकत थी। ना जाने कितनी ही देर गुजर गई। फराज इस अंधेरी रात में एक हौलनाक देव की मानित उभर रहा और गायब हो रहा था, पर उसकी रूह तक छलनी हो गई, लहू लहू हो गई, और फिर उसे कुछ न सूझा। बस ऐसी ज़िंदगी जिसमें फराज नाम का महबूब न हो, उसके लिए क्या मानी रखती है? खाली शीशे के मर्तबान में भटकती कोई रूह, जैसे काले जादूगर ने अपने जादू से मसखर करके कैद कर लिया हो, और वो कैद नहीं होना चाहती थी। उसे रिहाई चाहिए थी, वो फरार चाहती थी। बालकनी की खुली फजा में भी उसका सांस बंद हो रहा था, और फिर उससे बर्दाश्त ही न हुआ। दौड़ती हुई अपने कमरे से निकली और छत की जानिब लपकी। सीढ़ियाँ अबूर करते उसका ज़हन माऊफ हो चुका था। उसे तो बस इस कैद से किसी भी सूरत निकलना था। रात के गहरे अंधेरे में चांद अपनी ठंडी चांदनी बिखेरता हिचकोले ले रहा था। छत पर पड़े तख्त पर चांद की सूरत तकते अरसम ने किसी को दौड़ते आते और मंडेर की जानिब लपकते देखा। बस एक लम्हा लगा उसे सब कुछ समझने में, और वो उछलकर उसकी जानिब दौड़ा था। ये क्या कर रही हो मरजाना? वो पूरी कुव्वत से चीखा था, और उसने मरजाना को पीछे से पूरी तरह से अपने मजबूत शिकंजे में जकड़ लिया था। वो माही बे आप की मानित उसकी आगोश में मचल रही थी। उसकी रोशन बड़ी बड़ी आंखें खौफनाक हद तक फैल चुकी थीं। होंठ खुश्क फुड़फुड़ा रहे थे, बाल बिखरे। वो भटकी हुई रूह की मानित पुर इसरार लग रही थी। छोड़ो मुझे, मर जाने दो मुझे, नहीं जीना, नहीं जीना। खामोश फजाओं में उसकी आवाज़ फंसी फंसी सी उभर रही थी, जैसे अब चीखने की ताकत ही ना रही हो। उसकी जिद्दोजहद अब थम गई थी। नहीं मर जाना, तुम इतनी आराजा नहीं हो कि यूं अपना आप ज़ाया कर दो। इसे मेरी ज़रूरत नहीं अरसम, वो मुझे छोड़ रहा है। उसकी फंसी फंसी आवाज़ उभरी थी, और आंसू तवातुर से बहते चले जा रहे थे। मुझे मर जाने दो अरसम, प्लीज़ मुझे जाने दो ना। वो उसके शाने पर सर के बुरी तरह रो रही थी। नहीं, तुम ऐसे नहीं मर सकती मर जाना। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो ताया जी और ताई जी का क्या होगा? वो धीमी आवाज़ में उसका सर सहलाते हुए बोला। वो मोहब्बत नहीं करता। उसने मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं की। सुना तुमने अरसम, फराज ने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। वो अब गिले शिकवे कर रही थी, और वो पूरी तवज्जो से उसकी एक एक बात सुन रहा था। वो झूठा है मर जाना, झूठा बेवफा। उस बेवफा और झूठे की खातिर तुम कोई ऐसा कदम ना उठाओ जिससे हम सब दुखी हो जाए। कहते कहते उसका लहजा गुलगीर हो गया। नन्हा सा एक आंसू का कतरा आंख से छलक कर रुखसार पर फिसल गया। चांद की चमकती रोशनी में वो पानी का कतरा शीशे की मानित चमक रहा था, उसके अंदर के सच की मानित, खालिस और खरा। वो तुमसे मोहब्बत ना करे, पर हम सब तो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उसके लफ्ज़ों में जाने क्या तासीर थी कि उसका बेकरार दिल थम सा गया। उसने गर्दन मोड़कर सर उठाया तो उसकी आंख का चमकता मोती उसकी निगाहों में ठहर गया। हाँ मर जाना, हम सब, ताया जी, ताई, हनान, गुड़िया और मैं। उसने अब भी उसे मजबूती से थाम रखा था। तुमने मुझे क्यों बचाया अरसम? मरने क्यों नहीं दिया? वो बेसुध सी बोली। उसकी उदास नजरों में बेगानगी और वहशत भरी थी, जैसे अपने आप में ना हो, इसलिए कि मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकता। वो उसे कैसे बताता कि उसके लिए दिल में ना जाने कैसे कैसे ख्वाब बसते हैं। क्यों? वो गुंग सी बोली तो अरसम की नम आंखें मुस्कुरा दी। बस अब चलो, हम नीचे चलते हैं। वो उसे बच्चों की मानित बहलाता फुसलाता नीचे ले जा रहा था, ऐसे कि उसके लर्जा वजूद को अब भी उसके मजबूत बाजुओं ने थामा हुआ था। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखना। अभी आखिरी सीढ़ी पर कदम धरा था कि वो ठटक कर रुक गया। मियाँ आफ्ताब गुड़ वाले उसे अर्क आलूद नज़रों से घूर रहे थे।
ان کی عزت فراز کی بیوی، اس گھر کی رونق اس کی باہوں میں تھی۔ وہ ذرا متامل ہوا، پھر اسی طرح قدم آگے بڑھایا۔ وہ اس کی آغوش میں نم آنکھیں لیے بس اپنے دل کی دنیا میں مگن تھی۔ میاں آفتاب کے تنے ہوئے سینے میں ایک طوفان برپا تھا۔ ابھی ہمیں مرجانہ کو اس کے کمرے میں پہنچانا ہے، تائی جی کو جگا دیں، ان سے کہیں آج وہ مرجانہ کو تنہا نہیں چھوڑے، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بڑھتا چلا گیا۔ پیچھے ارق آلود نگاہیں منتظر تھیں۔ وہ دیوار کا سہارا لینے کی کوشش میں لڑکھڑائے تو ارسم نے انہیں آگے بڑھ کر تھام لیا۔ اب وہ بیٹھتے ہی جا رہے تھے۔ وہ دکھ اور اذیت سے ایک بے بس باپ کو دیکھ رہا تھا۔ میری بچی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ان کا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ ارسم نے انہیں اب بھی تھام رکھا تھا اور پھر انہوں نے زمین پر بیٹھتے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کا سینہ ان کے آنسوں سے تر ہو رہا تھا۔ ایک باپ کا ڈر خوف اب بکھر رہا تھا، خول ٹوٹ رہا تھا اور وہ ایک شفیق باپ کی مانند ان کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ گھر کی فضا مقدور ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے مرجانہ کو ذہنی سکون کی دوائیں دی تھیں، جس کے زیر اثر وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میاں شاداب اپنے سپوت کی حرکت پر سب سے منہ چھپائے پھر رہے تھے۔ ارسم اور نریمان کی منگنی کا پروگرام دھرا رہ گیا تھا۔ افراسیاب مرجانہ کو اس حالت میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے دفتر سے مسلسل بلاوے آ رہے تھے۔ اس کی چھٹیاں ختم ہونے کو تھیں، مجبوراً اسے دبئی لوٹنا پڑا تھا۔ آپ نے فراز سے بات کی؟ میاں آفتاب ابھی ڈاکٹر سے مل کر آئے۔ ان کے ماتھے پر شکنوں میں اضافہ ہوا تھا اور وہ تھک کر بستر پر بیٹھے تھے۔ تب اندلیب ان کے نزدیک آ کر بیٹھی تھی۔ نہیں، شاداب نے کی تھی، ان کی تھکن نمایاں تھی۔ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، اندلیب کا شکوہ بجا تھا۔ انہوں نے ایک نظر بیوی پر ڈالی اور پھر اپنی کنپٹیاں مسلتے ہوئے بولے، کیا بتاتا؟ اس کے بارے میں کہ کوئی اچھی بات ہوتی تو سب سے پہلے تمہیں بتاتا۔ مطلب ارسم نے جو بتایا وہی سچ تھا، وہ رو دینے کو تھی۔ اس نے کاغذات تیار کروا لیے ہیں۔ انہوں نے گہرا سانس بھرا، آنکھوں میں نمی سی تیر آئی۔ وہ آستین کا سانپ تھا اندلیب، ہم سے پہچاننے میں غلطی ہوئی تھی، ہم نے کوئلے کو ہیرا سمجھا تھا۔ انہوں نے اپنی آستین سے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ میری بچی، اندلیب سسک اٹھی۔ وہ تو فراز کو اپنا سب کچھ سمجھتی تھی۔ اس بدبخت نے اگر میری بیٹی سے شادی کرنی ہی نہ تھی، رشتہ رکھنا نہ تھا، تو نکاح کا داغ کیوں لگایا؟ میاں آفتاب گڑ والے 3 دن بعد آج کھل کر بول رہے تھے، میری بیٹی کو طلاق کا دھبا لگ جائے گا۔ جی، اندلیب تڑپ کر بولی تو میاں آفتاب نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو اتنا کمزور نہیں محسوس کیا اندلیب، جتنا اب کر رہا ہوں۔ ایک بیٹی کا باپ اتنا ہی کمزور ہوتا ہے کیا؟ میری منتوں مرادوں کی بیٹی کی زندگی، اس کی ہستی کچھ بھی اس لڑکے کے لیے اہم نہیں تھا۔ اتنے برسوں ہمیں دھوکہ دیتا رہا، ہمارے جذبات سے کھیلتا رہا۔ وہ ذرا رکے، اسے تو باہر جانے کی دھن سوار تھی، اس کی منزل کینیڈا تھی، اسے ہماری بچی سے نکاح کرنے میں دلچسپی ہی نہ تھی۔ یاد ہے نا کیسا اکھڑا اکھڑا رویہ تھا اس کا، اور ہم سمجھتے رہے کہ اتنی دور جانے کی وجہ سے اداس ہے شاید۔ پر اب کیا ہوگا میری بیٹی کا، میری مرجانہ کا؟ وہ بچوں کے ایسے انداز میں رو رہی تھی۔ تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا اندلیب، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے صدمے سے نکلنے کے لیے وقت چاہیے، اور ہمیں اپنی بیٹی کے سامنے کوئی دل دکھانے والی بات نہیں کرنی، ورنہ وہ دوبارہ بھی ایسا قدم۔ میاں آفتاب کے لب شدت جذبات سے پھڑپڑا کر رہ گئے۔ شفقت پدری میں آگے کچھ کہنے کی سخت نہ تھی، ان کے رخسار خاموش آنسوں سے بھیگ رہے تھے۔ موسم بدل رہا تھا، درختوں نے سبز پتوں کا پہرن اوڑھ لیا تھا، ہر جانب ہریالی تھی، کیاریاں پھولوں سے لدی بھری دکھائی دے رہی تھیں، فضا میں پھولوں کی خوشبو رچی بسی تھی۔ گھر سے ملحق اس چھوٹے سے باغیچے میں بہار پورے جوبن پر تھی۔ نریمان بہت مشکل سے مرجانہ کو لے کر باہر نکلی تھی۔ میاں آفتاب نے ارسم کی مرجانہ کے لیے خاص طور پر ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ اسے گھر سے باہر بھرپور نگرانی میں رکھے۔ زندگی کا وہ بدنما داغ لگے وقت کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، پر اس گھر کے مکین اب بھی خوفزدہ تھے۔ باغیچے کی کھلی فضا میں اس کے چہرے پر ذرا نکھار سا آ گیا تھا۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا یار، سچ میں تو حیرانی رہ گئی، اتنا اچھا کر دیا ہے اس باغ کو، ہے نا؟ نریمان اپنی رو میں مگن اس کے ہم قدم چلتی کہہ رہی تھی، تبھی اودے اور سفید پھولوں کی بیلیں دیکھ کر وہ رک گئی اور ذرا اچھل کر اس کی شاخ پکڑنا چاہی۔ انگلی میں کانٹا چبھ گیا تھا۔ پیچھے چلتے ارسم نے سنا تو لپک کر آیا، کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر گھبراہٹ سی برسنے لگی تھی۔ ارے یار، کانٹا چبھ گیا ہوگا نا؟ نریمان کے کہتے وہ اس کی انگلی پکڑ چکا تھا۔ ایک ننھا سا خون کا قطرہ ابھر کر آیا تھا، پر ارسم کے چہرے کی پریشانی دیدنی تھی۔ تم دیکھ نہیں سکتی تھی اسے؟ آپ جناب سب غائب۔ اب وہ بے تکلفی سے اسے جھاڑ رہا تھا اور نریمان دیدیں پھیلائے حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مرجانہ کے اس واقعے کے بعد سے تو وہ اس کے بارے میں بالکل ہی دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کی یہ دیوانگی اب نریمان کو کھلنے لگی تھی۔ آخر کو وہ اس کا ہونے والا جیون ساتھی تھا۔ ارسم، کچھ نہیں ہوا، مجھے ذرا سا خون نکلا ہے، غلطی میری تھی، کانٹوں کو تھامنے کی کوشش کی تھی۔ وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، پھولوں کو تھامنے کی کوشش کی تھی۔ ارسم نے جملے کی تصحیح کی تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ ارسم کے ہونٹ بھی کھل اٹھے تھے۔ ہاں، پھول ہوں یا کانٹے دور سے ہی اچھے لگتے ہیں، وہ بولی، پر پھولوں کی خوشبو سے فضا مہک جاتی ہے، تبھی تو کانٹے ان کے پہرے داری کرتے ہیں، اس لیے کہ پھول قیمتی ہوتے ہیں۔ ہر کوئی خوشبو نہیں پھیلا سکتا جیسے تم اس گھر کا پھول ہو،
और तुम कांटे, मरजाना के कहते ही अरसम का कहका उभरा था। पहरेदार कहीं जनाब। वो दोनों हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे थे और निरिमान पीछे खड़ी इन्हें देख रही थी। उसे अपना आप वहां बेमैनी सा लगा। तभी कुछ कहे बिना पलट गई। उसके कदमों में थकन थी। अरसम का खिला चेहरा, मरजाना की संगत। वो बच्ची तो ना थी। उसे खूब याद था कि उसकी मंगनी से पहले अरसम का चेहरा कैसे कुमला गया था, पर अब तो वो मरजाना की निगहदाश्त में अपना आप ही भूल गया है। यहाँ तक कि उसे अपने खाने पीने का भी होश ना रहता। पर चेहरे की रौनक, इदराक इतना सहल ना था। उसने अपनी आंखों में आते आंसुओं को अंदर उतारा था। अरे निरिमान, तुम लोग इतनी जल्दी लौट आए? पर अरसम और मरजाना नजर नहीं आ रहे। अंतरीब ने निरिमान को ऊपर सीढ़ियां चढ़ते देखकर पूछा था। बस ताई जी, मेरा दिल नहीं लगा था तो लौट आई। वो दोनों आते ही होंगे। मरजाना बहुत खुश है, आप फिक्र ना करें। इन्हें इत्मीनान दिलाकर वो अपने कमरे की जानिब जाने को मुड़ी थी। आंखों में नमी भरी थी। अंतरीब सुनकर मुतमईन हो गई थी। अरसम की मौजूदगी में वैसे भी मरजाना को वो महफूज ही समझती थी। ना जाने क्या था उस लड़के में। एक धीमी सी मुस्कुराहट उनके लबों पर खेल गई। डॉक्टर के कहने के मुताबिक मरजाना की पढ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा था। उसे उसकी ख्वाहिश के मुताबिक चीनी जुबान की क्लास में दाखिला दिलवाया गया था। अब वो हफ्ते में 3 दिन बाकायदगी से लैंग्वेज सेंटर जाती। उसकी आमद रफ्त का जिम्मा अरसम पर था। अब सब कुछ मामूल के मुताबिक हो रहा था। तभी एक दिन इरशाद पोपो अचानक ही आ गई। अरसम के दादा, जिन्हें सब बाबूजी कहते थे, बिस्तरे मर्ग पर पड़े थे। वो आखिरी वक्त अपने पोते और उसकी होने वाली बीवी की शक्ल देखना चाहते थे। जवान बहू और बेटे को खो देने के बाद एक अरसम ही उनकी उम्मीदों का मरकज था। इनकी ये ख्वाहिश ऐसी थी कि वो रद्द ना कर सका था। वो सब नूरजहां बेगम के कमरे में जमा थे। इरशाद फूफो तो जब से आई थी अम्मा के पास ही घुसी बैठी थी। ना जाने आज वो उनसे अपने दिल के कौन से दुखड़े रो रही थीं। आज माँ के पास उनको बहलाने दिल रखने का कोई बहाना नहीं था। अरसम जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग कर रहा था। तभी उसे दरवाजे पर दस्तक महसूस हुई। उसने गर्दन घुमाकर देखा। मरजाना मुजस्सम सवाल बनी इस्तादा थी। जल्दी आओगे ना अरसम? उसकी आंखों की जोत मांद नजर आ रही थी। अपने मुहाफिज के दूर जाने के ख्याल से अफसरदगी उभरी थी। वो मुस्कुरा दिया और बड़े दिल से सर असबात में हिलाया। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। बस देर ना करना। उसके कहने पर वो धीमे से मुस्कुराया और सर हिलाया। मेरे तो हाथ पैर ही ठंडे हो रहे हैं तुम्हारे जाने के ख्याल से। उसकी आंखों में नमी तैर आई थी। फिक्र ना करें मरजाना, जल्दी लौट आऊँगा। उसने अपने बैग की जिप बंद की तो मरजाना की आंखों में खौफ सा उभरा। ये क्या, तुमने इंशाल्लाह तो कहा ही नहीं। ये तो कहना चाहिए था ना कि मैं जल्द ही लौट आऊँगा इंशाल्लाह। सुनकर अरसम जरा थमा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने गहरा सांस भरा और अपना बैग शाने पर लिया। इंशाल्लाह जल्द ही लौट कर आऊँगा। उसकी बुरी आंखों की मुस्कुराहट ने मरजाना के अंदर जान सी डाल दी। उसके अंदर अब इत्मीनान सा उतरा था। अब ठीक है। वो पुरसकून सी मुस्कुराई थी। नूरजहां के कमरे में सब उसके मुंतजिर थे। ना जाने क्या रासो न्याज की बातें चल रही थीं। वो अपना बैग कमरे के बाहर ही रखकर अंदर दाखिल हुआ तो सब एकदम खामोश हो गए। तो आ गए बेटा? सब रख लिया ना अच्छी तरह से? कहीं कुछ रह तो नहीं गया? इरशाद फूफो से देखते ही बोली थी। जी जी, सब रख लिया, आप परेशान ना हो। वो मुस्कुराया तो इरशाद फूफो भी ज़बरदस्ती मुस्कुरा दें। बेटा ऐसा है कि हम निरिमान को भेज नहीं सकते। तुम तो जानते हो कि उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है अभी। मियाँ आफ्ताब की बात अधूरी रह गई और वो बोल उठा। सबकी नज़रें उस पर टिकी थीं। कमरे की फ़ज़ा पर पुरतजस्सुस थी। इरशाद बता रही थी कि तुम्हारे बाबूजी तुम्हारी मंगेतर से माजरत के साथ आया जी, मैं निरिमान से मंगनी नहीं कर सकता। 2 टोक बात और किस्सा ख़त्म। वहाँ से मुंह हैरत से खुल गए, भवें तन गईं, माथे पर बल पड़ गए। पर अंतलीब बेगम के अंदर ठंड सी उतर गई थी। तेरा दिमाग तो दुरुस्त है अरसम, क्या बात कर रहा है? इरशाद फूफो चमक कर बोली थी। उसने उनका मान तोड़ दिया था। मेरा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है इरशाद फूफो, मैं पूरे होशो हवास से ये बात कह रहा हूँ। निरिमान बहुत अच्छी लड़की है, शायद नहीं, यकीनन मैं उसके काबिल भी नहीं हूँ, पर मेरा दिल नहीं मानता। मैं क्या करूँ? उसके चेहरे पर हनूस मासूमियत ही थी। मियाँ आफ्ताब के अंदर चक्रियाँ सी चल रही थीं। वो जैसे बहुत पहले से सब कुछ जानते थे, पर इस लड़के के अंदर भूल भुलैयाँ थीं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें नुमदार हुई थीं। तो तेरा दिल क्या कहता है? बोल बता ना। इरशाद फूफो अब नूरजहां बेगम के पहलू से उठकर उसके ऐन सामने तनकर खड़ी हो गई थी। वो उसकी सगी माँ तो ना थी, पर उन्होंने उसे पूरे इस्तेहकाक से पाला था। मैं मरजाना को पसंद करता हूँ बचपन से ही। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उसकी आवाज़ थी या अम्मा जी की वो चक्की जो घर घर की आवाज़ से तेज़ चलना शुरू हो गई थी। नूरजहां बेगम के बेसुध वजूद में हरकत पैदा हुई थी। मियाँ आफ्ताब के अंदर चक्कियाँ अब भी उसी रफ्तार से चले जा रही थीं। इससे क्या वो लाइल्म थे? नहीं, हरगिज़ नहीं। अरसम का एक एक अंदाज मरजाना की मोहब्बत में ढला दिखाई देता था। ये इदराक असाब ही तो था। तभी उन्होंने फराज के कनाडा जाने से पहले ही तमाम शराइत लगाई थीं। पर इन्हें क्या पता था कि वो कागज़ की कश्ती पर अपनी जान से अजीज़ बेटी की रुखसती का सामान कर रहे थे, जिसने बीच मंझधार में इनकी जान को डुबो दिया था। नूरजहां बेगम ने धुंधली आंखों से सांवरी को एक बार फिर देखा था, पर आज सांवरी का
पर तो कमज़ोर नहीं था, आज कमज़ोर नातवा तो वो थीं। उनका वजूद मुजम्मल और रूह ज़ख्मी थी। सांवरी का ज़ख्म आज भी ताज़ा था, वो सांवरी जो अरसम को जन्म देते ही दुनिया से गुजर गई थी, और 3 महीने का अरसम इरशाद जवाद ने गोद ले लिया था। इरशाद जो बे औलाद थी, तिब्बी पेचीदगियों के बाइस कभी मां ना बन सकती थी। ममता के जज्बे से नन्हे से अरसम ने ही आशना किया था। अरसम साल भर का भी ना था जब उसका बाप एक सड़क हादसे का शिकार होकर चल बसा था। ले दे के एक बाबूजी ही बचे थे जिनकी कुल कायनात अरसम था, पर वो उसकी तालीम और तरबियत का बोझ उठाने से कासिर थे। बस हफ्ता 10 दिन महीने बाद अपने पोते से मिलने चले आते और उसे देखकर खुश हो जाते। दिमाग तो दुरुस्त है तेरा अरसम, ये आवाज़ मियाँ महताब की थी जो अपनी बेटी की हद तक बर्दाश्त न कर पाए थे। पागल हो गया है क्या? कुछ अकल भी है कि सब घोल कर पी गया है? भाई जी ने तुझे इज्जत दी, इस घर में रखा, आगे बढ़ने का मौका दिया और अपनी भतीजी बेटी जैसी नरीमान से तुझे ब्याहने का सोचा, और आज तू आंखें दिखा रहा है। ये सिला दिया तूने इनकी अनायतों का। इरशाद फूफो एक ही सांस में बोले गए। कमरे की जानिब बढ़ती मरजाना के कदम तेज आवाज़ों के शोर से ज़रा थमे थे। मैं क्या करूं इरशाद फूफो, मुझसे मेरी ज़िंदगी ले लो पर मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं मजबूर हूँ। उसकी बेचारगी, मासूमियत और सच्चाई मियाँ आफ्ताब सुन से रह गए थे। आप लोग जो सजा दो, जैसा चाहो करो, पर यह सच है कि मैं मरजाना के सिवा किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दे सकता, मेरे रब की कसम। उसने अपनी शारक पकड़कर कसम खाई तो इरशाद फूफो का दिल ही रह गया। इसमें तो इनकी जान बसती थी। इसका इस्तराब, इज़्ज़त देख उसके पूर से छलक रहा था। उन्होंने चौंक कर पहले मियाँ महताब और फिर मियाँ आफ्ताब के चेहरे पर नज़रें जमा दी, जैसे पूछ रही हो मेरे भाइयों, क्या सांवरी की कहानी दोहराना ज़रूरी है? पर खामोशी ही रहीं और अपनी आंखों में उतरते आंसुओं को दुपट्टे से रगड़ा। बाहर दरवाजे से लगी मरजाना ने अपना सर दरवाजे से लगाया था। आंखों में नामालूम से आंसू आ ठहरे थे। ये ममनूनियत का इजहार था या मोहब्बत का? उसके अंदर आंसुओं के हिचकोले से चल रहे थे। मेरे रब की कसम, आवाज़ की गूंज थी कि ख़त्म ही ना हो रही थी। फिर उससे अपना वजूद संभाला ना गया और तेज़ तेज़ कदमों से चलती चली गई। इन 6-7 महीनों में इस घर की मुश्किलात में इजाफा ही हुआ था। एक के बाद एक मसला सामने आ रहा था। ये कोई नई कहानी तो ना थी। इस घर के दौर दीवार ये सब देखने के आदी थे। इस घर के मकीनों के रास अब एक और वबाल आ चुका था। अरसम अपनी बात कहकर जा चुका था। नसरीन चची अमली तौर पर इस घर से कट चुकी थीं, लेकिन उनकी ताक झांक की आदत ना गई थी। फराज एक बुद्ध मत को मानने वाली लड़की यशु से शादी करना चाहता था। मरजाना और यशु में कोई मुताबिकत ना थी, लेकिन फराज को तो यशु भाग गई थी। कोई मियाँ शादाब के दिल से पूछता कि उनका लख्ते जिगर किस तरह बेरारवी की दलदल में गिरकर दीन और दुनिया से दूर हो रहा है। इनके हिस्से में तो बस खसारा ही आया था। यशु का ताल्लुक चीन से था और उसका पाकिस्तान या चीन लौटने का कोई इरादा ना था। नसरीन चची से मियाँ शादाब का ताल्लुक पहले जैसा था, पर उनके बीच फराज का पुल था, और ये पुल गिराने में खुद नसरीन चची का हाथ था। हसद, बुग़्ज़ और अनाद इनके दिल को कांटों से भर दिया था। जिनको दूसरों में चुभोते इन्हें तस्कीन हासिल होती थी, और अब उनके इर्द गिर्द कोई अपना ना था जिसको वो अपने जहर से मुस्तफ़ैद करती। सारा दिन जले पैर की बिल्ली की मानिद अकेली इधर उधर झांकती रहती, पर उनके बेचैन दिल को करार ही ना आता। उनको तेज़ बुखार था। खाना पकाना तो दूर, उनका उठकर पानी पीना भी मुश्किल था। उन्होंने शादाब चचा को फ़ोन किया था और उन्होंने नसीमा बेगम से इन्हें खाना पहुंचाने की दरख्वास्त की थी। निरिमान खाने की ट्रे सजाए इनके फ्लोर पर पहुंची। दोपहर के 3 बज रहे थे। फ्लोर की हालत अबतर थी। लगता था काम करने वाली ने नसरीन चची की बीमारी का भरपूर फ़ायदा उठाया था, या शायद नसरीन चची ही तवज्जो न दे रही थीं। इधर उधर गंदे कपड़ों का ढेर, चाय के कपों और गिलासों का अंबार, अजीब सी बदबू। आज 2-3 महीने बाद उसने यहाँ कदम रखा था। बेडरूम का दरवाज़ा धीरे से खोला और वो शशतर रह गई। नसरीन चची बिस्तर से नीचे गिरी पड़ी थीं। उसके तो हाथ पैर फूल गए। जल्दी से ट्रे मेज़ पर धरी और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी आवाज़ें सुनकर सब ऊपर की जानिब दौड़े। तलकीन चची का बुखार शिद्दत अख्तियार कर गया था। इन्हें अस्पताल ले जाया गया और इन्हें फौरी तौर पर इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड में रखा गया। शादाब चचा बहुत मुजम्मल से नज़र आ रहे थे। ज़िंदगी ने इन्हें सुख कम और दुख ज़्यादा दिए थे। उन्होंने दिल से शुक्रिया अदा किया था कि अगर वो अपने ख़ानदान के साथ ना रहते तो शायद नसरीन चची का ब्रेन हेमरेज हो जाता। कुंबे की अफादियत से वो तो वाकिफ़ थे, पर कम अकल नसरीन और फराज नाशुक्र साबित हुए थे। मुझे तो नसरीन चची को देखकर तरस आता है। निरिमान और मरजाना काम वाली मासी के साथ नसरीन चची के फ्लोर की सफाई करवा रही थीं। निरिमान के कहने पर मरजाना ने चौंक कर उसे देखा और तकिए का गिलाफ उठाया। तरस तो मुझे भी आ रहा था, पर क्या करें निरिमान, ज़िंदगी अब क्या खेल दिखाए। ये खेल नहीं मरजाना, तुम नसरीन चची को माफ़ कर दो। निरिमान के लहजे में लजाजत थी। वो जानती थी कि मरजाना अब भी बुरी तरह सदमे से बाहर ना निकली थी। वो अब भी डॉक्टर की दवाएं खा रही थी। निरिमान उसके नज़दीक बैठ गई। मैं माफ़ कर दूँ? मरजाना ने गिलाफ बिस्तर पर रखा और धप से बिस्तर पर गिरी। वो मध्यम से लहजे में बुड़बुड़ाते हुए बोली थी,
नसरीन चची अगर चाहती तो फराज की ये सब करने की हिम्मत ही ना होती, पर उन्होंने ऐसा चाहा ही नहीं। ना जाने किस बात का बदला लिया तुमसे, और देखो आज वो किस हाल में अस्पताल में पड़ी हैं। इनको अगर फौरी इलाज ना किया जाता तो इन्हें फालज भी हो सकता था। निरिमान की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने अपने दुपट्टे से मुंह साफ किया। तुम क्या कह रही हो निरिमान? मैं कभी भी नसरीन चची का बुरा नहीं चाह सकती। मैंने इनको कभी नहीं कोसा, तुम मेरा यकीन करो। उसकी गहरी आंखों में नमी तैर आई थी। आज बहुत अरसे बाद किसी ने फराज का नाम लिया था। उस बेवफा के नाम पर भी इस घर में पाबंदी लगी थी। फिर ना जाने कैसे नसरीन चची की मोहब्बत में निरिमान के लबों से फिसल पड़ा था। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी मेरी जान, मेरा ये मकसद नहीं था। मैं तो बस निरिमान को अपने किए पर अब पेशमानी हो रही थी। उसने मरजाना का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसने महसूस किया कि मरजाना के हाथ सर्द हो रहे थे। यख उसे एहसास हुआ कहीं मरजाना अरसम का पता चला कब आ रहा है। बिल्कुल पागल लड़का है ना। उसने बात बदलने की कोशिश भी की तो बेसुध। एक और मुश्किल सर उठाए खड़ी थी। वो तो फंस कर रह गई। मरजाना ने अरसम के नाम पर चौंक कर उसे देखा था। ये उसके मुंह से क्या निकल गया था? वो दीवाना भी तो अपना पागलपन दिखाकर गया था। अरसम मरजाना के होंठ सफ़ेद पड़ रहे थे। जाने दो ना, हम कुछ और बात करते हैं। तुम नीचे चलो ना, सुबह से कुछ खाया भी नहीं हमने। मैं ज़बरदस्त सा नाश्ता बनाती हूँ। फिर मैं तुम्हारी वो दोस्त है ना शमाला, वही जो बहुत मेकअप करती रहती है, वो उल्टी सीधी बातें करती उसे सीढ़ियों से होते नीचे ले आई। अंदलीब बेगम बावर्ची खाने से काम करती निकली तो इन दोनों पर नज़र पड़ी। मरजाना के सफ़ेद चेहरे ने इनका दिल दहला दिया। क्या हुआ निरिमान बेटा? मरजाना को क्या होगा? वो क्या बताती? उसके तो औसान ख़ता हो गए थे इतने महीनों में। आज मरजाना की तबीयत इतनी ख़राब हुई थी कि डॉक्टर्स ने उसे हदायत दी थी, बस आज चूक हो गई। नसरीन चची अब तंदुरुस्त हो गई थी। इनकी बीमारी के साथ ही इनकी बदमिजाजी भी गायब हो चुकी थी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे एक नई नसरीन ने जन्म लिया है, जो अपने इर्द गिर्द लोगों से मोहब्बत करती है, उनका दर्द महसूस करती है। उनके माथे पर बल अब गायब हो चुके थे। बेटे की बेवफाई और बीमारी के सदमे ने अच्छी तरह समझा दिया था कि ज़िंदगी वो नहीं थी जिसको वो गुजार रही थी, बल्कि अपनों में रहकर ही इंसान खुश और सेहतमंद रह सकता है। आज नूरजहां बेगम के कमरे में नसरीन चची बहुत देर से बैठी थीं। माफ़ी तलाफ़ी मिन्नतों का सिलसिला जारी था। इन्हीं बातों के दौरान उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया था, और वो ख्वाहिश थी कि अरसम और मरजाना की शादी। नूरजहां बेगम अपने बिस्तर पर बैठी नसरीन आरा को टिकटिकी बांधे घूर रही थीं। वो जो रिश्ते में इनकी भांजी भी लगती थी। कदरे फरबा जसामत अब घुल गई थी, रंगत कुमला गई थी, और चेहरे पर वक्त की धूल ने तफक्कुरात के साए छोड़ दिए थे। उनके हाथ जुड़े हुए थे और आंखों से आंसू रवां थे। बस अम्मा, आंखों से कांटे भी निकाल दें, भूल जाएं माजी को। सांवरी की आहें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। नूरजहां बेगम ने देखा नसरीन आरा के बाल खिचड़ी हो रहे थे। इतने से दिनों में इनका क्या हाल हो गया था? इनके दिल को कुछ हुआ था। मेरे अब्बा ने ही आपके कहने पर सांवरी के लिए रिश्ता देखा था। याद है सब मुझे। हमने इस मजलूम लड़की को बहुत बड़ी सजा दी थी अम्मा। हमने उसका दिल नोच लिया था। वो अब हिचकियां लेकर रो रही थी। मैं एक दिन भी सुकून से ना रह सकी अम्मा। मेरे अंदर खुशी तो मुर्दा थी। शादी के बाद तो मैं जैसे मर गई थी। ये सांवरी की आहों का असर था अम्मा। अब इस बोझ को दफन कर दें। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदलीब चाय की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। नसरीन चची के आंसू देखकर वो ज़रा ठटकी। भाभी चाय। उन्होंने ट्रे उनके सामने की। अंदलीब, नसरीन एक ख्वाहिश लेकर आई है, और ये मेरी भी ख्वाहिश है। नूरजहां बेगम के कहते नसरीन ने उम्मीद व से इन्हें देखा। अंदलीब ने कुर्सी उनके बिस्तर के नज़दीक की, खाली ट्रे साइड टेबल पर रखी और हमतन गोश हुई। कैसी ख्वाहिश अम्मा? उन्होंने खोजती नज़रों से सब सार किया। अरसम और तुम्हारी बेटी की शादी। ठंड की एक लहर इनके रगोपे में उतरी। एक मुस्कुराहट खिल उठी। मेरी भी ये ख्वाहिश है अम्मा। आपने देखा तो है कि किस तरह मेरी बच्ची ने जिंदा रहने की जिद्दोजहद की। इसमें डॉक्टर की दवाएं और अरसम की मोहब्बत शामिल है। मुझे तो वो बच्चा फरिश्ता सा लगता है जिसने मेरी बच्ची की जान बचाई, इसमें जिंदा रहने की उमंग पैदा की। अंदलीब ने कहा और नसरीन चची की आंखें तशक्कुर से भीग गईं। एक बार फिर इनके हाथ जुड़ गए। भाभी, बार बार माफ़ी मांगकर शर्मिंदा मत करें। शायद हमारे बच्चों के लिए और इस ख़ानदान के लिए ये धचका ज़रूरी था। मुझे तो बस नसीमा भाभी, मेहताब भाई और ख़ासकर निरिमान की फ़िक्र है। इनको ये सब कैसा लगेगा? अंदलीब आज़र्दगी से कह रही थी। तभी अंदलीब का सेल फोन शोर मचाने लगा। मियाँ आफ्ताब की कॉल थी। अरसम के बाबूजी का इंतकाल हो गया था। इन सब को तदफीन के लिए निकलना था। बाबूजी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सारे रास्ते ना जाने क्या कुछ उल्टा सीधा दिमाग में आ रहा था, पर आप तो इधर आराम से बैठे आम की गुठलियाँ चूस रहे हैं। अरसम की इस मासूम शिकायत पर इस शफीक बूढ़े वजूद में थरथल्ली सी पैदा हुई थी। वो उसकी परेशानी से महफूज हो रहे थे। आम की प्लेट में पड़ी सफ़ेद गुठलियाँ इस बात का सबूत थीं कि इनके दांत अभी तक सलामत हैं। कौन कहे कि तेरा बूढ़ा बाबूजी गुजर गया। उन्होंने आखिरी गुठली प्लेट में डाली और करीब पड़े साफे से अपने हाथ साफ करते हुए पूछा, क्या आपने इरशाद फूफो को फ़ोन नहीं किया था कि आपकी तबीयत ख़राब है और आप मुझे? और उसका लहजा ज़रा धीमा हुआ। गुरेज का सा अंदाज मेरी मंगेतर को देखना चाहते हैं।
क्यों फ़ोन पर मेरे शहज़ादे, तो मुझको ये तो बतला के अपना ये चाँद सा मुखड़ा आखिरी बार कब दिखाया था तुमने मुझे? खालिस देहाती अंदाज में काबू पाते बाबूजी ने अपने दुलारे पोते की शक्ल देखना चाहते थे। ये दुरुस्त था कि चंद दिन पहले ही इरशाद फूफो ने इन्हें फ़ोन करके अरसम और नरीमान के रिश्ते के बारे में बताया था, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुए थे। ये इनकी शरारत थी या मोहब्बत का अंदाज जो उन्होंने अपने मुलाजिम जग्गू के ज़रिए इरशाद फूफो को ऐसा दिल दहलाने वाला फ़ोन किया था। जानता हूँ सब आपके हीले बहाने, बाबूजी बाज नहीं आएंगे। अरसम ने मोहब्बत से अपनी बाहें उनकी गर्दन में हमाइल कर दी थीं। उन्होंने बेअख्तियार उसके शाने पर बोसा दिया था कि जिस्म फिर से थरथराने लगा। अरसम के चेहरे पर मसनूई खफगी उभरी थी। अब क्या हुआ बाबूजी? उसने उनसे गले लगे ही शिकायत की। प्यार तो करूं पर तुझको आम की महक आएगी। उनके कहते ही अरसम की भी हंसी छूट गई। ये बाबूजी की खुश मिजाज तबीयत ही थी जो उनको जिंदा रखे हुए थी, वरना जिन घुटन हालात से गुजर कर वो आज यहाँ तक पहुंचे थे, ये उनका ही जिगर था। पहले जवान बहू, फिर जवान बेटा और आखिर में पोते को पालना, ऐसा जोखिम का काम, उसे पढ़ाना लिखाना, बड़ा आदमी बनाना, सारे सपने ही तो थे, पर उन्होंने अपने सपनों को ताबीर दी थी। सारा दिन बाबूजी के साथ खेतों खलिहानों और मंडी के हिसाब किताब की बातों में वक्त गुजरा था। सूरज नारंगी सा होकर दूर मैदानों में खो गया था। बाबूजी ने जुग्गू की बीवी से कहकर खास तौर पर खाना बनवाया था, कच्ची लस्सी के साथ भुना हुआ मुर्गी का सालन और ताज़ा गर्मा गर्म फुलके। अरसम को देहाती फ़ज़ा में शहर के किसी अच्छे रेस्टोरेंट का खाना भी इतना मरगूब न लगा था। उसने मज़े ले लेकर खाया। अभी तक उन्होंने उससे मंगेतर के बारे में एक सवाल न किया था। क्या वो अपनी होने वाली बहू के बारे में मुतजस्सिस ना थे? दूसरा दिन भी यूं ही मसरूफ़ रहा। उसे अपनी हलाल की कमाई से लहलहाती फसलें दिखा रहे थे जो अब उसकी मलकियत होने को थीं। ये सुनकर वो ज़रा झुंझलाया, पर उन्होंने उसे समझा बुझाकर मुतमईन कर दिया था। तेरे बाप को भी अच्छी ना लगे, पर हमारी तो शहजादे को एक ही ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे अपनी ज़मीन पर काम करें। शहजादे, तू ना जाने खून का ज़मीन से बड़ा गहरा रिश्ता होवे। इनकी बूढ़ी धंधली आंखों में अब भी ख्वाहिशात का दर खुला था, पर वो शौक भरी निगाहों से अपने जवान साल गभरू पोते को देख रहे थे। फिर उन्होंने निगाहें फेर लीं, मान अपनी ही नज़र न लग जाए। बाबा और अम्मा जल्दी ज़मीन में चले गए, इसलिए आपको ज़मीन से गहरा रिश्ता दिखाई देता है, उसने एक सर्द आह भरते हुए कहा। शोख हवा उसके बाल बिखेर रही थी। बाबूजी मुस्कुरा दिए। सबको ज़मीन में जाना है शहजादे, एक दिन ये ज़मीन सब कुछ उगल देगी। बस इस बड़े दिन से तेरा बाबूजी डरे। वो दोनों काफ़ी देर चुपचाप सरसब्ज़ फ़ज़ाओं को देखते रहे थे। तभी जग्गू ने वकील साहब के आने की इत्तला दी थी। उसे बस चंद जगहों पर चिड़िया उड़ाना थी। फिर बाबूजी की साला साल मेहनत, ये लहलहाते खेत उसके थे, उस पर एक कोफ्त की सी कैफियत सवार हुई। पर बाबूजी का मान भी तो रखना था। वकील साहब जग्गू के रिश्तेदार थे। कुछ देर वो तीनों इधर उधर की बातें करते रहे और फिर वो चले गए। बहुत दिन हो गए बाबूजी यहाँ, उसने दो दूर उड़ते बादलों पर नजर डालते हुए कहा। बाबूजी ने मुस्कुराकर उसे देखा। उसके चेहरे पर निखार था, मोहब्बत का, चाहत का। कोई याद आवे है तुझे शहजादे? अरसम चारपाई पर ढेर हुआ और उनके बूढ़े चेहरे पर अपनी नजरें गाड़ दी। उसकी जात से जुड़ा वाहिद खूनी रिश्ता, माँ की ममता और बाप की चाहत, सब कुछ तो इनमें पिन्हा था। वो मुस्कुरा दिया। फिर उनका सवाल याद आया। शरारत बाबूजी के चेहरे पर रक्सा थी। कौन? मुख्तसर जवाब दिया, वही जिसको बादलों में ढूंढ रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए आंखें झिपकाईं और वो खिलखिलाकर हंस दिया। बाबूजी, आपने कभी किसी से इश्क किया है? सवाल के जवाब में वो उसे देखे गए। उनकी मुस्कुराहट सुकड़ गई थी, चेहरे का रंग ही बदल गया था, जैसे बड़ी गहरी सोच में गोताजन हो। फिर कुछ तौक़ुफ़ से कहने लगे, किया है ना? मन ने इश्क किया शहजादे, अपने रब से। हमारा रब ही है, ऐसा कि इश्क हो जावे और होता ही जावे। अरसम उठकर बैठा और तवज्जो से उनकी बातें सुनता गया। मन नहीं, याद नहीं, छोटा सा था जब अब्बा मारे कंधे पर बिठाए पाकिस्तान आए थे। फिर अब्बा किधर गया, माँ किधर गई, मारे कुछ खबर नहीं। तब इस ज़मीन ने मारे को पाला, बड़ा किया, शादी की, तेरा अब्बा पैदा हुआ। माँ तुम्हारे अब्बा को बहुत दुलार से पाला, पर सब एक एक करके मारे गए, छोड़ गए। मन ने कोई खबर नहीं किया कि क्या हो रहा है। तब मारे को लगा सब अंधेर हो गया, पर अंधेर से सवेरा हुआ। तेरा बाबूजी अकेला ना था रे, तेरी अम्मा मारी, सांवरी मारी, नूह, पूरी बिरादरी थी उसकी। तेरा बाबूजी अकेला ना था। अरसम ने तुझे थामा और अपने कलेजे से लगाया। आंसू उनकी आंखों से बह निकले। अरसम ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। हाँ बाबूजी, इन लोगों का बहुत एहसान है हम पर, अरसम ने धीमी आवाज़ में कहा था और एक मेहरबान चेहरा नज़रों में समाया था। खुद ब खुद उठती मुस्कुराहट खिल उठी थी। पुत्र, हमारी समझ ना आता कि इधर कर क्या रहा हूँ। ना माँ, ना बाप, ना पुत्र, ना नो, सब किधर गए। फिर रब के बंदों के काम में लग गया, जुट गया, जिंदगानी गुजरती गई। रब के बंदे दुआ देते, कोई रुपया मांगता, कोई रोटी कपड़ा लता। माँ देता गया पर कमी ना आई। 1 रुपया देता 2 आ जाते, 1 कपड़ा देता थान आ जाता। किधरों आता माँ ना जानू।
माँ तो दूं और लूं, फिर पता चल ही गया ये तो ऊपर वाला दे रहा है, मारा रब, मारा प्यार, मारा इश्क, मारी मोहब्बत। जो एक बार इसको चख ले, मज़े ले, मैं जिसे ना मिले तो कुछ ना मिले। माँ तो काम करूं और सेहतमंद रहूं, बीमार ना पड़ूं। माँ हमारे रब ना पसंद करे हमारी बीमारी को, मारा रब तो मारे को घूम फिर कर काम करता पसंद करे। शहजादे, माँ अकेला ना होवे, मारा रब हमारे साथ होवे। जज्ब की कैफियत में वो बोले जा रहे थे और अरसम उसकी आंखें भीग रही थीं। सादा लफ्ज, सादा अंदाज, पर ये दिल क्यों रोने को मचल रहा है? उसका दिल चाहा कि वो जोर जोर से रोए। वक्त कतरा कतरा पिघल रहा था और साथ उसका दिल भी। लोगों के काम आने वाले, आसानियां पैदा करने वाले बाबूजी को लोग इसलिए पसंद करते थे। वो चलती फिरती एनजीओ थे। लोगों के काम कर करके इन्हें राहत मिलती थी। इस बुढ़ापे में भी वो अपने खेतों पर काम करते थे। बाबूजी आप बहुत अच्छे हैं। वो उनके घुटनों पर सर रखकर रो रहा था। बाबूजी उसके सर में अपनी उंगलियों से कंघी करने लगे। अच्छा, तुम्हारा सोना रब है। माँ क्या जानूं कौन अच्छा कौन बुरा, पर वो सबसे अच्छा है। एक बात पल्लू से बांध ले शहजादे, दुनिया छोड़ दे तो छोड़ दे, पर रब को ना छोड़ी। ठंडी हवाओं में तेजी आ रही थी, शायद मौसम बदल रहा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, उसका रंग गहरा हो गया था। और फिर रात, ईशा की नमाज से पहले खाना खाते दोनों दादा पोते हंसी मस्तियां कर रहे थे। रात के धुंधलकों में इन दोनों की आवाज़ें, शोखियां गूंजती रही थीं। रात इस बड़े से खुले सहन में चारपाइयां बिछाकर वो दोनों सोने लेटे तो अरसम को बचपना सूझा था। उसने सोच लिया था कि बस एक दो दिन में कराची की राह पकड़ लेगा, पर अभी इस खूबसूरत वक्त को भी अपनी यादों की तस्वीर में कैद कर लेना चाहता था। बाबूजी कहानी सुनाए, उसने अचानक मचल कर कहा था। तो बाबूजी करवट बदलकर उसे देखने लगे। चांद की सफ़ेद मगर धीमी रोशनी में इनके शहजादे का खिला खिला चेहरा दिल को तकवीत बख्शने लगा। फिर वो हंसने लगे। वो चिढ़ गया, मसरूई नाराजगी से मुंह सुजा लिया। ये क्या बाबूजी, कहानी सुनाए ना। इनका कदरे फरबा वजूद थमा था। चल आज तो तू मन ने कहानी सुना, अपनी कहानी, वो जो तू कब से छुपा रहा है। फिर वही शरारत व खजल सा हुआ, मेरी कहानी। और फिर उसने फैसला कर लिया बाबूजी को सब कुछ सच बताने का। इरशाद फूफो ने जितना बताया था उससे आगे की कथा सुनाने का। बाबूजी क्या सुनाऊं, पर आज दिल चाहता है कि आपको सब सुना डालूं, एक एक बात, कुछ भी ना छुपाऊं। पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है कि अगर ना बताया तो। वह ज़रा रुका, फिर तारों को देखते हुए बोलता गया। बाबूजी, वो इन तारों की तरह दिखती है, इस काले नीले आसमान पर चमकते तारों की तरह। बहुत अच्छी लड़की है, दुनिया की सबसे अच्छी और प्यारी लड़की, पर इसके साथ बहुत बुरा हुआ। इस शहजादी का शहजादा उसे धोखा देकर भाग गया, सात समंदर पार। वो तो पागल सी हो गई, अपनी जान देने लगी थी एक झूठे, बेवफा और धोखेबाज की खातिर, और तूने उसकी जान बचा ली। बाबूजी ने जुमला मुकम्मल किया और आसमान देखता अरसम चौंका था। हाँ हाँ बाबूजी, वो जैसे नींद में बोले थे। फिर वो कहता गया। रात ढलती गई, ना जाने कब उसकी आंख लगी थी। कहानी फिर भी अधूरी थी और फजा में खराटे गूंज रहे थे। मक्खी की भिनभिनाहट पर जोर से हाथ घुमाया तो शोर से जागा। फजर की अजान की आवाज़ सुनाई दी। वो उठ बैठा। उसने देखा बाबूजी अभी तक बदमस्त सो रहे थे। वजू करके जाए नमाज लेकर लौटा तो बाबूजी को यूं ही सोते पाया। बाबूजी उठ जाएं, फजर की नमाज हो रही है, देख लें। आज आपका शहजादा पहले उठ गया। उसकी पुकार पर भी कोई जुम्बिश ना हुई तो उसे तशवीश लाहक हुई। बाबूजी दौड़कर उन तक आया और उनका शाना हिलाया, पर उनके वजूद में तो सांस ही ना थी। खौफ का एक अंसर उभरा और वो जोर से चीखा। बाबूजी, जिंदगी ने उनसे कैसे कैसे फैसले नहीं करवाए थे। वो तो बुज़दिल थे, अपनी अना के खौल में छुप जाते थे और फिर इन लम्हों को याद करके तन्हाई में आंसू बहाते। सांवरी बहादुर थी जिसने बमांगे दहल अपनी मोहब्बत का ऐलान किया था, पर वो उसकी तरह ना थे। अना का खौल आहन बनकर सामने आया था, बिरादरी की नाक, इज्जत और भरम। सांवरी का खून, उसका बेटा भी अपनी माँ की तरह बहादुर था। उनके एहसानात तले दबा, कमज़ोर हैसियत का लड़का, पर हिम्मत लोहे की मानित। हाँ, वो आन घड़ी थी कि जिसने मियाँ आफ्ताब जैसे कवि बुत को पिघला दिया था, और उसमें उनके अपनों की आहें, सिसकियाँ और ख्वाहिशात भी शामिल थीं कि मदावे के लिए भरपाई तो करना थी। मियाँ मेहताब भाई के इस फैसले में शामिल थे। नसीमा बेगम अलबत्ता दिल में मख्फी नाराज़गी लिए हुए थीं, और नरीमान, वो कैसे किसी ऐसे शख्स को कबूल कर सकती थी जिसका दिल किसी और के लिए धड़कता था। वो अपने रब की शुक्रगुजार थी कि उसने इन्हें दकियानूसी रवायात से निकाला था कि मोहब्बत की शादी में बुराई ना थी, लेकिन एहसास बरतरी, ताकत और सरबराही का नशा जहर था, और उसका मज़ा वो चख चुके थे। गुलाब और मोती की महक ख्वाब की सी थी, या शायद उसके जहन की इख्तरा थी। उसके हाथ घूंघट की जानिब बढ़े थे, और वो जो उसकी अपनी थी उसे इस्तेहकाक हासिल था। जितना देखो उसे थकती नहीं आंखें, वरना ख़त्म हो जाता है हर हुस्न कहानी की तरह। आज भी कोई बड़ा जज्बा उसके अंदर पनप रहा था। उसने घूंघट उलट दिया। बेशक उसका हुस्न आंखों को खीरा कर देने वाला था। वो टिकटिकी बांधे उसे देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट फैली थी। यही वो हसीना थी जिसे पाने के लिए, अपना बनाने के लिए
कितनी मन्नतें करना पड़ी थी, कस्में खाना पड़ी थी, पर आज ना होश उड़े और ना ही दिल धड़क धड़क कर सीने से बाहर आने को मचला। कुछ तो था, एक ठंडक का एहसास, सुकून और मोहब्बत की चाशनी का तिलस्म। वो इतनी देर यूं ही खामोश बैठा उसे घूरता रहा कि मरजाना ने खुद ही तंग आकर अपनी आंखें खोली और अब वो उसे हैरत से देख रही थी। क्या ये वही था जो कहता था कि मरजाना के सिवा किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दे सकता? मेरे रब की कसम, ऐसा क्या देख रहे हो? दुल्हन हूँ तुम्हारी। मरजाना को ऐसा कहते हया सी आई। उसने झट अपनी पलकें झुका ली थीं। अरसम के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। बहुत अच्छी लग रही हो। वह जरा रुका और फिर सरगोशी के से अंदाज में उसके नजदीक आकर बोला, मेरी दुल्हन। मरजाना की गर्दन शर्म से झुक गई। सुबह इन दोनों ने गांव के लिए निकलना था। बाबूजी का सबक उसे जरा देर से मिला था, पर उसने उसे अपने दिल पर तहरीर कर लिया था और अभी तो उसने इश्क की पहली सीढ़ी पर ही कदम रखा था और अभी तो उसे आगे और आगे जाना था।